thing. What I've realized eventually, the moment I stepped into spirituality, and it is, I would say, some people would say it's mere coincidence. I would say it is divine ordinance. That the day I was initiated in meditation, the following day, that company downsized and they laid me off. तो मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाले की ही कृपा थी, क्योंकि शुरुआत में तो मैं बहुत नर्वस हुआ, विदेश में रह रहा हूँ, नौकरी चली गई, अब क्या करूंगा। फिर मैंने कहा कि इतने दिनों से मुझे छुट्टी की चाहत है, चलो कुछ दिन के लिए आराम करेंगे। एंड आई हैड सफिशिएंटली गुड क्रेडेंशियल्स कि मैंने कहा कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो आई हैव दिस पीरियड टू जस्ट रिलैक्स, but life had its own course, so obviously I flowed with it and I went into a whole different... Best is to go with the flow. Yeah. I think me and Deepthi were talking that day. That Yeah. best is to surrender and... Surrender, exactly. So that's actually what we're going to talk about today. Okay. Yeah. गीता में कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। हाँ, अब मैं इतना प्रकांड पंडित नहीं, मुझे गीता के श्लोक नहीं याद है, सिर्फ कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला ही याद है। वैसे उसमें 65वां श्लोक जो है वो 18वां अध्याय सर्वधर्मान् परित्यज्य, वही है, वही मैंने कहा, वही है माम एकम शरणम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारा जिस्ट गीता का उसी में। चलिए आप गीता के प्रगाढ़ पंडित। तो ये बताइए, आपने कभी अपने अस्तित्व के बारे में सोचा है? Have you ever thought of your existence? ज्यादातर क्या है कि हम लोग अपने अस्तित्व को इस भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित मानते हैं। ये शरीर और ये जो 5 इंद्रियां हैं, यही हमारा अस्तित्व है। और अगर आप देखिए तो ये पूरा भौतिक संसार जो है इसी पर आधारित है। यहाँ तक कि मन की जो एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो हर चीज का प्रमाण मांगता है, और वो प्रमाण भी हम तभी स्वीकार करते हैं जब वो 5 इंद्रियों पे आधारित होता है। Either you have visual proof or you have proof in the form of a sound recording, fragrance or smell or taste or touch, है ना? आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे तो एडमिसिबल प्रूफ यही है। आप अगर ये कहें कि मेरे मन में विचार आया था, तो दैट इज डिसमिस्ड एज एविडेंस, नॉन एविडेंस, आई शुड से, है ना? तो कहने को यही हमारे लिए परम सत्य है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे अस्तित्व की सच्चाई इस स्थूल शरीर में इतनी नहीं है जितनी कि इसके परे है, इन द सटल। जैसे ये बताइए, शरीर को क्या चीज चलायमान रखता है? चैतन्य। Well, more at the slightly physical level. No, I would say just the breath, श्वास। जब तक ये श्वास, वो प्राण नहीं है। हम लोग प्राण को श्वास मानते हैं, लेकिन प्राण की अलग ही परिभाषा है। प्राण वायु मान लें, श्वास प्राण वायु। हाँ, तो जब तक प्राण का या श्वास का आवागमन हो रहा है शरीर में से, तब तक समझिए शरीर कुछ है, वरना ये सिर्फ एक पुतला है ना? तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी श्वास जो है वो हमारे शरीर को चलायमान रखती है या नियंत्रित करती है एक तरीके से, है ना? विदाउट द फ्लो ऑफ ब्रेथ द बॉडी इटसेल्फ is of no consequence. अच्छा, फिर श्वास को क्या चीज नियंत्रित करती है? An even subtler aspect of our own being controls the breath. हमारा मन। कैसे? मन 2 तरीके से हमारी श्वास को नियंत्रित करता है। एक तो है कहिए प्रत्यक्ष रूप से। वो कैसे? कि अगर हम सोचे कि हमें गहरी गहरी सांसें लेनी है, तो हमारा जो ब्रेन है वो कमांड करेगा हमारे लंग्स को कि और गहरी गहरी सांसें लो, एक्सपैंड मोर, श्रिंक मोर, है ना? तो ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। इन अ कॉन्शियस वे आवर माइंड कंट्रोल्स द ब्रेथ, राइट? और एक अप्रत्यक्ष रूप से है, इनवॉलंटरी। हाँ, इनवॉलंटरी। वो क्या है? मन के विचार। मन की ये एक टेंडेंसी है दैट जैसे पानी की सतह पर तरंगे उठती रहती हैं या लहर उठती रहती है, ठीक उसी तरीके से हमारा मन जो है उसमें तरह तरह के विचार उठते रहते हैं हर वक्त। जब तक हमारी इंद्रियां सजग हैं, हम
कोई ना कोई स्टिमुलस पिकअप कर रहे हैं, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जुबान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, और हर एक चीज जो है इट इज ट्रिगरिंग अ थॉट, और वो विचार जो है उससे जुड़ी है हमारी भावनाएं. Every single thought produces a feeling, and that feeling in turn controls the nuance of our breath. इस पे कभी आपने विचार किया है? गुस्सा आया तो तेज हो गई सांस. हाँ, शांत हो गया एग्जैक्टली. मन. हाँ, जब इस समय अगर आपका ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित है तो आपकी सांस कैसी चल रही है? सामान्य. What is the definition of सामान्य या normal? Effortless light breath. There's no effort involved in the inflow and outflow of breath, right? But when we are angry, जैसा आपने कहा, pumping, है ना? या उदास होते हैं तो कैसे होते हैं? है ना? sigh. तो इसमें क्या है कि हम एक्सलेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. इनहेल थोड़ा सा किया और लंबा एक्सेल किया. मान लीजिए एकदम आप चले जा रहे हैं कहीं और पीछे से एक पटाखा बजता है तो क्या होगा? सांस खींची और रोक ली, है ना? तो ये जो अलग अलग तरीके हैं सांस लेने के, ये हमारी सांस की लय को नियंत्रित करते हैं. आप देख रहे हैं ना? तो इस तरीके से हमारी सांस ज्यादातर समय सामान्य नहीं चलती है. क्यों? क्योंकि मन की एक और टेंडेंसी है. वो क्या है कि वो घड़ी के पेंडुलम की तरह निरंतर भविष्य और अतीत में डोलता रहता है, either in the past or in the future. कभी भी आप ध्यान दीजिए अपने विचारों के प्रति, अगर सजग हो जाएंगे तो आप देखेंगे या तो आप किसी गुजरे हुए किसी इंसिडेंट को याद कर रहे हैं, और या फिर किसी चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर आप उससे जुड़े हुए इमोशंस देखें तो आप पाएंगे कि हर एक इमोशन नेगेटिव है. There is not a single emotion that arises which can be called positive. आप अगर अतीत में हैं तो क्या होगा? You will either feel sad about something, किसी चीज का दुख, आक्रोश, क्रोध, अफसोस या खुशी. खुशी. That's called nostalgia. And nostalgia is regret. काश वो सुखद दिन वापस आ जाते. So there is a sense of inadequacy in everything. आप भविष्य के बारे में देखिए तो आप क्या होगा? Apprehension, nervousness, fear, है ना? कभी कभी excitement या anticipation भी होता है. Again, anticipation का मतलब क्या है? You're again in a negative frame of mind. Why? Because you're saying that the future promises to be more pleasant than the present is, which means I'm not content in the present moment. So sometimes we do think about the past in the sense that maybe we look at a picture or something and we think that, oh, that was such a nice time, and we that's just what like I'm saying. it. That's nostalgia. But we It don't- is also you may cherish those moments, but you're also regretful that those moments are gone. That's the thing. So there's always a slight negative emotion associated whenever you are in the past or in the future. Yeah, well, like अगर हम अपने बचपन की photos देखते हाँ, हैं, हाँ, some हाँ. joyful picture and all. Of course, we know that the time won't come back, but we think that, oh, it was such a nice time. We went for I picnic there. completely agree with you. But I don't. Maybe on a conscious level, मुझे नहीं लगता है कि हमारे अंदर कोई उस particular feeling को लेके कुछ negativity होती है या नहीं होती है. वो मेरा मतलब Yeah. चाहे minuscule ही क्यों ना हो, but there is that element. वही वाला गाना है ना, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, है ना? तो ये कि कहते काश मेरा बचपन वापस लौट आता. The corollary is कि अब काश वो carefree days वापस आ जाते. It leads you in that direction of inadequacy. कागज की कश्ती वो वाली. हाँ, like I mean when we look at an old photograph, so we Yeah. think कि मतलब कि past अच्छा था, but the present is not like that. So Right, so like right. well, like So, yeah, that there is subtle such a feeling does. comparison. There's a sense Comparison. of comparison. More than that, I would say there is a sense of inadequacy.
you would say that the present moment, which is where everything is, right now it's only the present moment, है ना? ना तो अभी भविष्य है ना अतीत है, अभी वर्तमान पल है, लेकिन ये वर्तमान पल वो नहीं है जो हम चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो दुख के 4 प्रमुख कारण हैं। एक तो है ये मन का निरंतर भविष्य और अतीत में डोलना। जब तक मन अस्थिर है, भविष्य और अतीत में है, तब तक हमारे हाथ से क्या चीज निकली जा रही है? Present. वर्तमान पल, है ना, जिसको प्रेजेंट कहते हैं। एंड वी से आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू। सो एक्चुअली द प्रेजेंट इज द गिफ्ट which unfortunately more often than not we are unable to appreciate. So we have to find a way to bring our mind to the present, because there and only there lies peace, stillness, and everything that we are looking for. चाहे आदमी जो कुछ भी दुनिया में कर ले ना, मतलब कोई सोचता है कि भाई मुझे इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना है, कोई कहता है मुझे सीईओ बनना है इस कंपनी का, कोई कहता है ओ आई नीड टू अमास दिस वेल्थ, कोई भागता है खाने के पीछे, कोई भागता है रिलेशनशिप्स के पीछे। उस सब के पीछे अगर फंडामेंटल जो तलाश है इंसान की, वो क्या है? पहले तो ये बताइए। What is it that we are really अपनी seeking? खुशी के लिए भागता है। आनंद, satisfaction or like contentment. हाँ, satisfaction या contentment, हाँ, मन की शांति, और क्या चाहिए? अपनापन, है ना? और हम लोग कहते हैं आजकल का इतना सेल्फ सेंटर्ड जमाना हो गया कि हम कहते हैं कि भाई जब तक हमारे रिलेशनशिप्स ठीक ठाक हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं, तब तक सब ठीक है। You know, but that's the biggest lie on the face of this earth and the biggest way that we befool ourselves. सच्चाई तो ये है कि हर व्यक्ति जो सड़क पे से गुजर रहा है, वो भले ही अनजान हो, आज तक कभी उसका चेहरा ना हमने देखा हो, but we want that person to acknowledge us, to accept us. प्लीज। हाँ, है ना? तो हर मतलब आप सोच लीजिए, जैसे अभी दीप्ति की शादी थी, मान लीजिए मैं वहां पर जाता और मैं डॉक्टर साहब से नमस्ते करता, बहुत ही आत्मीयता से हाथ बढ़ाता कि इनसे गले मिलूं या इनसे हाथ मिलाऊं, हाँ, और डॉक्टर साहब मुझे देखने के बजाय किसी और की तरफ बढ़ जाते, तो मुझे क्या लगता? बुरा लगता, है ना? मेरा मतलब ये कहने का है कि हर चीज में जो भी हम करते हैं, चाहे अच्छे कपड़े पहने, बड़ा सा घर रखें या बड़ी सी गाड़ी में चले, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो यही है कि everyone should acknowledge that I exist. Everyone should appreciate or accept me for what I am. तो ये अपनापन, प्यार, मन की शांति और आनंद, and that too, all of this should be everlasting. That is the condition कि हर चीज क्षणिक तो हमें मिल जाती है ना, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो भी उस पल के लिए बड़ा अच्छा लगता है, ओ, बट वो एक तरीके की झलक है। जो चीज हमें चाहिए है वो हमें चाहिए कि कभी भी कम भी ना हो, हमेशा उतनी ही रहे और हमेशा रहे। दैट इज द कैवियट। चाहिए वो हमें हमेशा है, और ये तो ह्यूमन क्वेस्ट है, जो कि ये कहेंगे कि सांसारिकता में रहकर इंसान इसको क्रेव करता है। इसके पीछे भी एक और गहन सच्चाई है जो कि इन सब के भी परे है। वो एक अधूरापन है जिसको कि हम इन रूपों में या ये कहिए भौतिकता के द्वारा उसकी पूर्णता चाहते हैं। एक अधूरापन, एक खोखलापन, एक कहिए something is missing in life. It's a void. It's a void. Yes, it is a void. Why is it there? And the problem is कि हम लोग अपनी चाहे सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, मगर वो void नहीं कभी भी खत्म होता। You may marry the person of your dreams. You may eat the most delicious foods ever. You may be
able to access the best wardrobe in the world. You may be very good looking, you may be accepted by everyone, and yet there is something that is missing. वो नहीं कोई पूरा कर सकता. because what I feel always with that thing is कि कभी भी वो चीज़ जब complete होती है, then you always think about the next thing that you want. Precisely. So there is Precisely never, because it's a mirage. Yeah. It's a mirage It's a because never-ending thing. it's like supposing you've never seen your reflection in the mirror, okay? And for the first time, you see your reflection in the mirror and you fall in love with that person that's peeping back at you. And what do? You buy the mirror and you bring it home. Oh, there's someone in there. I like that person and I want that person with me. तो हमने शीशा खरीद लिया. ठीक इसी तरीके से जो हम लोग अपने लिए कपड़े खरीदते हैं कि हम इसको पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे तो वाहवाही होगी, या कुछ भी करते हैं, जितने भी आडंबर करते हैं उसके पीछे जो चीज के पीछे हम भाग रहे हैं उसको नहीं पिन पॉइंट कर पा रहे हैं. विडंबना की बात ये है. वो क्या है? वो अपनी ही तलाश है. We are searching for ourselves. चाहे हम उस आत्मज्ञान कहिए उसको या जो कहिए, उसके लिए जो कुछ भी करने को तैयार हो, जो कुछ भी ढूंढने को तैयार हो या पाने को तैयार हो, लेकिन मुश्किल की बात है कि every time you're looking outward in the world for that fulfillment, you're not going to find it. That's the whole problem. और वो है, उसका स्रोत हमारे अंदर ही है ना. तो वही अस्तित्व की बात हम कर रहे थे. I'm going kind of haphazardly because somehow I hope that you get a cohesive picture of it at the end of the talk. लेकिन जब भी हम अस्तित्व की बात कर रहे थे तो हमने कहा ना कि मन जो है वो हमारी सांस को नियंत्रित करता है. सांस को हमारा शरीर, सांस हमारे शरीर को नियंत्रित करती है. तो देखिए, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल टू सटलर, और इन सब के परे हमारे अस्तित्व का एक और पहलू है. वो क्या है? इट इज बियॉन्ड ऑल दिस. आत्मा. जी, आत्मा है ना. दैट which is untouched by everything in this world. है ना. एक तो चीज ये हो गई, ये जो हमारा मन है वो पूरी तरह से सिर्फ सांसारिकता की ही परिभाषा है. ये कहिए कि हर चीज की अगर हम देखें तो एक ग्रोस या मटीरियल मैनिफेस्टेशन है और एक सटल मैनिफेस्टेशन है, which is the mind. है ना. हर चीज का एक ग्रोस और एक सटल मैनिफेस्टेशन. लेकिन उसके भी परे जो हमारे अस्तित्व का एक पहलू है, आत्मा, जो कि इन सब का की अनुभूति कर रही है थ्रू द फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो जब तक हमारा अपनी आत्मा से मिलन नहीं होगा, योग नहीं होगा, तब तक ये अधूरापन और ये दुखों के कारण हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे. तो कोई ऐसे रीजन भी होता है कि जो सपोज से मतलब कि सोल होती है, आत्मा होती है, हाँ, तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होने का मतलब कोई रीजन भी होता है क्या? आई मीन लाइक व्हाई वुड समथिंग दैट इज लाइक कॉन्शियसनेस या जो भी है, हाँ, तो व्हाई वुड इट कम to this earth? हाँ. I can't quite explain it, but all I can say is that it is a process of evolution. What's From- your question? कि why does the soul manifest itself in the physical world? That is essentially a question, right? Why does the soul manifest itself in the physical world? एक वो भजन है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तन में उलझा कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, औरों से जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा. है ना. और उसका दूसरा जो स्टैंजा है, which is even more beautiful, वो कहता है, ये कैफी आजमी की लिखी हुई कविता है जिसपे सुलक्षणा पंडित ने सबसे पहले इसको गाया था. उसका साया है तू उसका दर्पण,
तेरे सीने में है उसकी धड़कन, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। Isn't it beautiful? इसको फिर से अगर आप देखिए, जो ये फिजिकल बॉडी है जिससे हम इतने अटैच्ड हैं, ये है क्या फिजिकल बॉडी? एक तरह से देखिए तो एक ये हाड़ मांस का पुतला है ना, जिसपे 5 इंद्रियां चिपका दी गई है। दैट इज ऑल दिस बॉडी इज रियली। जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनका काम केवल ये है इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना, कि जब ये पुतला शिथिल हो जाए तो तब तक इससे मिलता जुलता एक और पुतला तैयार हो जाए, जिसके माध्यम से ये जो हमारा जो क्रिएटर है, which you would call the universe, it is experiencing the physical world through this. So, but that without the like going for Shahzada's question कि Yeah. वो बिना आत्मा के मतलब जैसे है कि ना कि आत्मा अपने आप को फिजिकल वर्ल्ड में ही क्यों मैनिफेस्ट करती है, तो मैंने बताया ना कि मैं उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, but it is an ongoing thing. हमारे यहाँ ये मान्यता है कि पत्थर से लेकर मिट्टी से लेकर सब में हाँ हर एक में चेतना है, चेतना और है। जैसे जैसे हम इवॉल्व करते जाते हैं फ्रॉम लेस टू मोर कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स, वो चेतना हमारे में बढ़ती जाती है। तभी के लिए कहते हैं कि मनुष्य योनि में आते आते तक हम पूर्ण चैतन्य हो जाते हैं, और मनुष्य योनि में भी 1,00,000 योनियां जीनी पड़ती है, तब जाकर मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोह का क्षय। मोह मतलब क्या? अटैचमेंट। तो अटैचमेंट सिंपली उसको देखा जाए तो अटैचमेंट फ्रॉम द फिजिकल टू द नॉन फिजिकल। तो आपका मानना ये भी है कि मतलब कि वो सब लाइफ जो हम लोग मतलब जीते हैं, सब हाँ। 1000 लाइफ जीते हैं हम लोग, हाँ। तो वो मतलब कि उनका मतलब कि इम्पोर्टेंस तो होगा, बिकॉज इफ वी डोंट लिव देम देन हमको लाइक मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा कि मतलब कि वो दूसरा बंदा don't क्या live फील them की कर। बात ही नहीं है। अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स साइक्लिकल, इट्स लीडिंग अप। तो वो आप चलते जाएंगे फ्रॉम द लेस कॉन्शियस टू अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस टू द अल्टीमेट level of evolution, which is the human body, and then within the human body from a lower level of consciousness to a higher level of consciousness, till you have abandoned all attachment and conditioning of the mind to the physical. Once that happens is when you experience union, योग। मैं एक छोटा सा इसमें जी प्लीज। सप्लीमेंट करना एब्सोल्युटली। फिजिकल वर्ल्ड में हाँ एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। हाँ यस। In the normal life, the chaos keeps on happening. Chaos is natural, which is the increasing of entropy. Increasing of entropy means chaos. Evolution is cutting this chaos, cutting this entropy, reducing this entropy towards the system of evolution of a development. तो एक तो नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, उस एंट्रोपी को ओवरकम करने के लिए इवोल्यूशन होता है। वैसे ही फिजिकल वर्ल्ड में ये जो मनुष्य है, इसके इंद्रियां इसकी एंट्रोपी को बढ़ाती रहती हैं जी, और आपको प्रयास करके उसकी एंट्रोपी को घटाना है, जिसके लिए योग है, साधना है, जो कुछ भी प्रयास हैं। एग्जैक्टली। तो जो फिजिकल वर्ल्ड में एंट्रोपी नेचुरल है, वही नेचुरल एंट्रोपी, क्योंकि हमारे यहाँ जो समझ है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, उस ब्रह्मांड में वही हो रहा है जो इस पिंड में हो रहा है। राइट। तो जो ब्रह्मांड में हजारों लाखों साल से कॉन्टिन्यूस होता ही रहता है, एंट्रोपी बढ़ती रहती है, और उस एंट्रोपी की करंट के अगेंस्ट इवोल्यूशन होता रहता है। जी। ऐसे ही सिंस बर्थ एंट्रोपी बढ़ती रहती है, पर हम इवॉल्व करते रहते हैं, ग्रो भी करते रहते हैं, और उसके लिए जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो प्रयास करना पड़ता है। एक नेचुरल ग्रोथ होती है, बच्चे से बड़ा होता है, और एक इंद्रियों के कारण जो एंट्रोपी बढ़ती है जी। उसको बैलेंस करना, जो आप कह रहे हैं पेंडुलम से जी बैलेंस में लाना। हाँ। सॉरी, नहीं बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग ऑन। तो एक तो पहला जो परम दुख का कारण है वो यही है, निरंतर भविष्य और अतीत में डोलना। तो उस जब तक हम मन को स्थिर नहीं करेंगे तब तक हम उन चिंताओं से मुक्त नहीं होंगे या उन दुखों से मुक्त नहीं होंगे जिसकी
हमें तलाश है ना, दैट्स वो जो स्थिरता अपने अंदर चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? उसका एक तरीका वही योग और ध्यान है ना, और दूसरा एक और तरीका है कि जब तक हमें रहना इस भौतिक संसार में रहना तो है ही है, तो व्हाई नॉट लिव इट टू द 100%, टू द फुलेस्ट। ज्यादातर जब भी हम कोई काम करने चलते हैं ना तो आधे मन से चलते हैं, एक मन में हमेशा एक अंतर्द्वंद्व चलता रहता है, ये करें या कुछ और करें, किसमें मेरा ज्यादा फायदा है, हर चीज में देखते हैं। दैट डिवाइड्स द एनर्जी एंड समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ ज्यादा दिखता है, चलता है वाला जो वो है कि हम लोग हर चीज को आधे दिखे मन से ही करते हैं, अधूरा काम करते हैं। उसका जीना किसको है उसमें, और अतीत का गम किसे मनाना है? हम ही को तो काश हमने उसको सही किया था। सो बीइंग 100% इन द मोमेंट, डूइंग एवरीथिंग टू योर लेवल बेस्ट इज द अदर वे टू ब्रिंग योर माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट। कि जो भी काम जब आप पूरी तरह से 100% संलग्न होकर कर रहे हैं, तो उस समय ना तो आपको भविष्य की चिंता होगी, ना अतीत का गम होगा। तो वो वर्तमान पल जो है वो आपका सुखद होगा, और जब वो अतीत में जाएगा तो वो एक सुखद स्मृति बन के जाएगा। ये चीज, तो ये दो तरीके हैं इससे निकालने के। दूसरा क्या एक और कारण है हमारे दुखों का, वो है प्राण की कमी। तो पहले तो प्राण को समझा जाए कि प्राण क्या है। प्राण है जिसको कह सकते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी कह सकते हैं, जीवन शक्ति दायनी ऊर्जा। तो जीवन शक्ति दायनी ऊर्जा का मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि हम क्या भोजन कर रहे हैं या क्या सांस ले रहे हैं, इसके द्वारा तो हमें ऊर्जा मिलती है। If we eat quality food which is less stressful to digest in our body, it'll give us optimum energy, which is the reason that a vegetarian diet is recommended, because non-veg diet, it is believed that our body, our digestive tract is designed for a vegetarian diet, right? और तभी के लिए जो भी हम बनाते हैं, अगर पहली बात तो हमारे पास ना तो वो टैलेंट्स हैं, ना वैसे दांत हैं कि हम चीर फाड़ करके खा जाएं, जो कि कार्निवोरस एनिमल्स करते हैं। मीट भी अगर हम खाते हैं तो उसको पका कर खाते हैं, काइंड ऑफ हाफ डाइजेस्टेड ऑलरेडी, है ना। द थिंग इज, द लॉन्गर द फूड लिंगर्स इन द सिस्टम, द मोर इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीजेस, फॉर putrefaction. So like a vegetarian, if you ate a raw veggie diet, you would be able to digest and eliminate within 3 to 4 hours of ingestion. कभी खाली पेट पे अगर आपने सब्जी या फल खाए हो तो आप देखिएगा 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर you feel the urge to go to the toilet. पका हुआ भोजन जो होता है शाकाहारी, वो 12 से 24 घंटे लगाता है पचने में, and the undigested food gets eliminated. But non-vegetarian food, on the other hand, lingers for as long as 72 hours. In the US, where especially in the meat and potato zone, which is the Midwest area, तो वहाँ पर basically what do they eat? They eat a steak and they eat mashed potatoes. So mashed potatoes and steamed French beans is their idea of veggies, and then there is a chunk of meat. They have a bowel movement once in a week. That's how constipated they Yeah. are. India, मतलब US is the most constipated country in the world. 7 days or 6 days. Yeah, you are absolutely right. और आपको मालूम है ये बात की मान्यता है, आप लोग सब बताएंगे यहाँ के प्रकांड पंडित, कि बदमिजाजी का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कब्ज। कहते हैं 98% of us are constipated to a lesser or a greater degree. So unless you have a proper bowel movement, you will be irritable and स्वास्थ्य की डेफिनेशन में मलक्रिया, हाँ, अगर मलक्रिया आपकी ना सामान्य नहीं है, हाँ, तो यू कांट बी हेल्दी। exactly. वो तो फूड डिके होता है, उसकी वजह से गैसेस भी बनेंगे, हाँ, exactly. और वो टॉक्सिन्स भी बनेंगे, वो वही, सारे बॉडी में जाएंगे, Toxins, exactly.
यहाँ पर तो इट्स लाइक प्रीचिंग टू द क्वायर, पता नहीं क्यों मैं टॉक दे भी रहा हूँ. इंटरैक्टिव सेशन इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन. राइट. आयुर्वेद में Anyway. तो सबसे पहले पेट का इलाज किया जाता है. जी जी. तो ये हो गया हमारा दूसरा कारण. क्या है? प्राण की कमी. प्राण जिसको हम कहते हैं जीवन शक्ति दायनी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो जीवन को बनाती, that which sustains life. And we define life as what? The consciousness within. That's not all there is to it. It is consciousness within and without. We all have an aura, an energy. Wherever we go, depending upon your energy, you may attract people or you may repel people. है ना? वो भी प्राण ऊर्जा है. इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, भोजन, निद्रा, ये ऊर्जा दायनी है. अगर आप नींद ऐसा नहीं कर सकते, आप 1-2 दिन भले ही बिना सोए हुए रह जाएं, तीसरे दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए. So it is an essential bodily function. तीसरा क्या है? श्वास. But of course, we all know the significance of it. But the fourth is your mindset. आपकी प्राथमिकता, आपकी सोच. वो अपने आप में ऊर्जा का जरिया है. अगर आपकी नकारात्मक सोच है तो उसकी वजह से आपको हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होगी. मैं उसका उदाहरण सबसे ज्यादा अपने गुरुजी को ही देता हूँ, श्री श्री रविशंकर को, जिन्होंने कि अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया वसुधैव कुटुंबकम. तो आज 38 साल हो गए हैं. 38 साल से निरंतर वो इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं. और आज 155 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जा चुका है. और आप पाइएगा कि लोग भले ही एक दूसरे की भाषा समझे ना समझें, लेकिन प्यार की भाषा समझते हैं. आप कभी बैंगलोर आश्रम जाइए तो आप ये चीज देखिएगा. और गुरुजी से पूछा गया, बहुत से लोग पूछते हैं गुरुजी व्हेन डू यू रेस्ट? तो गुरुजी कहते हैं इन बिटवीन लाइफ टाइम्स, जन्म जन्मांतर के बीच. ये जन्म जो हुआ है ये तो इसीलिए ना कि ये जितने लोगों को जोड़ सके, जिनको इस प्यार की भाषा से इस बात के प्रति आगाह कर सके कि हम लोग सब एक परिवार हैं. इससे बड़ी और क्या चीज है? तो एटीट्यूड काउंट्स बिग टाइम. आप देखिएगा, मान लीजिए जब भी आप क्रिएटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं तो आपको एक पता नहीं कहां से यू गेट अ फ्रेश जोल्ट ऑफ एनर्जी, है ना. आप मान लीजिए किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, रात को 11 बजे आपको उसका सोल्यूशन समझ में आए कि ये करें तो ये काम तो अभी सुलझ जाएगा. तो उस समय आपको ना तो अपनी नींद की चिंता होती, ना भूख की चिंता होती, ना आराम की चिंता होती. बस चले तो उसी समय ऑफिस भाग के जाएं और उस काम को निपटा कर खत्म करें. So whenever you are in a creative, positive frame of mind, your प्राण ऊर्जा goes up. तो आपकी, क्योंकि जैसा आपके सोच होगी वैसी आपकी प्राथमिकता होगी, जैसी आपकी प्राथमिकता होगी वैसी ही आपकी ऊर्जा भी होगी, है ना. तो ये हो गई प्राण ऊर्जा. अगर प्राण ऊर्जा कम है तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट, आसानी से क्रोध, नकारात्मकता, फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, अभिभूत हो जाना, अरे ये मुझसे नहीं हो सकता, किसी चीज में मन नहीं लगना, लैक ऑफ एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी. जब भी दिखें तो आप समझ लीजिए कि आप में प्राण ऊर्जा की कमी है. क्योंकि जब आप में प्राण ऊर्जा सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है या अधिक है, तो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आप में उदारता होगी. दिस इज द बिगेस्ट साइन. वेस्ट में आप जाइए तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि दे मे गिव यू प्लास्टिक स्माइल्स but you cannot cross over into their territory. They are unapproachable. So everything is very attractive on the outside, but you can't make inroads into that society or community, whatever you might call it. Anyway, तो आपने सकारात्मकता होगी, आपकी प्राथमिकता सही होगी. प्राथमिकता सही होने का मतलब यह है कि sustain oneself and everyone around.
आपका ये जो अंडरटेकिंग है ये उसी उससे आती है, हाई प्राण, है ना, कि where you are not just supporting yourself but you're thinking of the community, you're thinking of the earth, you're thinking of everything. That holistic thinking is what high prana is. हाँ मतलब मैंने उस चीज को शुरुआत में नहीं समझा था, मैं हाँ। बाद में समझती हूँ कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जी। उससे हम जीव भी नहीं मारते हैं। Exactly. तो वो भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि जो फूड आप खा रहे हैं वो किसी की हत्या करके नहीं बना है। बिल्कुल। दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि व्हाई ऑर्गेनिक फूड इज आल्सो नॉन वायलेंट फूड टू अ लार्ज Yes. एक्सटेंट, Yes. एंड देन Yes. व्हाई इट हेल्प्स योर हेल्थ Yes. in that Yes. way. Because तो मैंने it also सोचा नहीं था generates that कि, kind of energy. वो वाइब्रेशन सारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए अगर सटल लेवल पे देखें तो सब कुछ किस चीज से बना है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स से। एटम्स किस चीज के बने हुए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो किस चीज के बने, सब पार्टिकल्स, एंटी न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज, पॉजिट्रॉन्स एंड सो ऑन। उससे भी नीचे जाइए तो अल्टीमेटली हर चीज क्या है, दे से इट इज या तो वेव थ्योरी है या स्ट्रिंग थ्योरी है या ये कहीं कंडेंस्ड एनर्जी है। wherever the energy is condensed it is solid, wherever it is diffuse it is or gas or liquid or nothing, space, ether, है ना। तो बात इसी चीज की है कि हम किस तरह की तरंगे, what kind of vibes, हम लोग कहते हैं ना कि oh this person has great vibes, इसका मतलब क्या है कि what kind of energy are we exuding to everyone around us? Are we approachable? Ironically, nowadays people are so inwardly drawn, not अंतर्मुखी नहीं है, they're just so self-absorbed कि communication skills भी खत्म हो गई है। मतलब विडंबना की बात है, जब हम बड़े हो रहे थे, हमारा आपका जमाना था, आपका जमाना तो मुझसे भी पहले था, तो किसी के घर में फोन होता था और पड़ोसी आते थे, कहते थे जी मैं फोन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। once a week or maybe once a month somebody would ask for a favor. Today people have not one but two phones, each with 2 SIM cards, and yet nobody knows how to talk on the phone. किसी को इस बात की तमीज नहीं है कि नमस्ते करना चाहिए या जब खत्म करना है just hang up abruptly on you. वो देखते हैं अच्छा इनका फोन बजा, oh I'm going to ignore this, या इनकी मैसेज आई इसको नहीं देखना, है ना। तो that communication has broken down despite so many modes of communication being available. So the fact is there's a disconnect inside us. It doesn't tell anything about anybody's behavior, it just says, it speaks volumes about the state of mind we are in. We are in viyog, literally, है ना, कि सब कुछ होते हुए भी शरीर भी है, मन भी है, श्वास भी है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग आप अंदर ही अपने जुड़े नहीं हैं। और वो सिर्फ आएगा तब जबकि हम योग और ध्यान करेंगे, अंतर्मुखी होंगे। लोग बहुत ध्यान से बहुत डरते हैं, अरे मुझे ध्यान करना है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना कर्ता भाव है। ध्यान करने का मतलब है कि आई हैव टू सिट रिजिडली इन वन प्लेस एंड नॉट मूव अ मिलीमीटर, तब मैं ध्यान करूंगा। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, बिकॉज it's not about jailing yourself. आपको एक जगह जाकर वो confine नहीं करना. It's learning to be in the present moment. That is meditation. हाँ, उसके लिए आपको ये अनुशासन की आवश्यकता है कि शुरुआत में आप स्थिर बैठें, क्योंकि जितना स्थिर बैठेंगे, जितना अपनी इंद्रियों पे आप नियंत्रण रखेंगे, उतना आसान हो जाएगा आपको अपने अंदर से जो हमेशा कहना चाहिए एक मैसेजेस आ रही हैं, उनको सुनने के लिए आप अपने आप को रिसेप्टिव बना देंगे। लेकिन आप सिर्फ बैठिए, तो अपने साथ बैठिए, तो सबसे बड़ा खेल तो यहां पर मन खेलता है। माइंड इज लाइक अ मंकी, इट जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मान लीजिए अभी आप बैठे हुए, मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, तो ज्यादातर आप लोग कहेंगे जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। You may be sitting physically still, but your mind is constantly in a spiral of thought. ये हुआ, पहले अतीत में गए, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा अगली बार मैं ये करूंगा। So from past to the future, the mind is constantly vacillating.
तो हम किसी ना किसी विचार के रेले में रहते फंसे रहते हैं, और जब तक विचार के रेले में फंसे तब तक हम ध्यान में नहीं हैं। ध्यान का मतलब है बीइंग अ विटनेस। जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग खाट डाल के या छत पे चादर बिछा कर लेट जाते थे, और रुई जैसे बादल जब गुजरते थे तो उनको सिर्फ गुजरता देखते थे और कब नींद लग जाती थी पता नहीं चलता था। लेकिन जब उसमें कोई बूढ़े बाबा का चेहरा ढूंढने लगते थे कि अच्छा वो कहाँ जा रहे हैं बाबा जी, तो नींद नहीं आती थी, है ना। सो मेडिटेशन इज जस्ट बीइंग अ विटनेस। विटनेस का मतलब क्या है? विटनेस का मतलब क्या है? आत्मा में साक्षी भाव में आ जाना, आत्मा में विराजित हो जाना, कि इस मन में, इस शरीर में, इस वातावरण में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको चलने दो, मैं उनसे विचलित नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ उनको देखूंगा। ऐसा नहीं कि आपका कान बंद हो जाएगा या नाक बंद हो जाएगी, या अगर if something crawled over you, you wouldn't feel that. No, you still will, but slowly and gradually your mind will come to this point of stillness. या आपने सबने एक्सपीरियंस किया, we are all natural meditators. कोई भी काम में जब आप एकाग्रचित्त होकर करते हैं उसको, तो पीछे से कोई भूख करता है तो क्या होता है? You literally jump out of your skin. है ना? So you go into that state of meditation naturally. But I still remember as a kid, I think हम लोग धर्मशाला गए थे पापा का, वो जो स्वामी चिन्मयानंद जी का आश्रम जो है, और मैं उनकी गोदी में बैठी हुई थी और उनके ऊपर आके यहाँ पे कोई कीड़ा बैठ गया था। हाँ. और मैं उनसे कह रही हूँ कि आपके हाथ में कीड़ा है, एंड देन ही वाज लाइक अच्छा कहाँ है, मुझे दिखा नहीं, मतलब नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना वो तो निर्विकल्प समाधि की तरफ हाँ. बिल्कुल बढ़ चुके होंगे ना, तो वो जब वो अवस्था आ जाती है तब तो फिर हाँ. कुछ भी नहीं है। वो तो आपने इनका सुना है ना, बाबा नीम करौली का, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि इनके जो एक डिसाइपल हैं बाबा रामदास सब कहलाते हैं, ही इज एक्चुअली एन अमेरिकन डिसाइपल। जब वो पहली बार बाबा नीम करौली से मिलने आए तो हिप्पी जनरेशन था 60s का, अपने साथ वो LSD की गोलियां लेकर आए थे कि रिलैक्स करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो बाबा नीम करौली को पता चल गया कि ये सब अपने लिए दवा दारू का इंतजाम करके आए हैं, तो बोले अच्छा ऐसा, कल जब मिलने आओगे तो अपने साथ वो बोतल लेकर आना जिसमें तुम्हारी वो गोलियां हैं। तो वो लेकर आए अगले दिन, तो इन्होंने बोतल खोला और 7-8 गोलियां अपनी हाथ में डाला और उनको सबको फांक लिया। बोले देखो तुम एक गोली खाते हो एंड यू एक्सपीरियंस अ हाई, और मैंने इतनी सारी फांक ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें हाँ उसमें वो नशा है, जबकि जो नशा है वो भी तुम्हारे अंदर है, नशा करने वाले भी तुम ही हो। So the wellspring of every experience we have in life lies within us. ऐसे एक बार मेरे साथ भी हुआ, मेरे ग्रैंडफादर थे, मैं छोटी थी जी तो ये उस समय ये वॉर आर का था, शायद वो ब्लैकआउट चल रहा था जी। तो मैं ये लैम्प लगा के पढ़ रही थी, तो हमारे बाबा भी, उनको काम का, इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके थे, तो उनको काम का बहुत अंदर से क्रेज था, तो वो कुछ कर रहे थे बैठे, तो किसी की स्कूटर या 2 व्हीलर रुका हो, किसी ने बेल जो भी किया उस समय, तो बिल्कुल ब्लैकआउट था, कुछ भी हुआ था ऐसा हैपन। तो मैंने उठी और मैंने झांका, फिर मैं उनको बताने लगी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैंने बहुत फील किया उस बात को, जो अभी तक शायद हम लोग नहीं कर पाते, क्यों अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि बाहर क्या हुआ, आवाज आई, क्या हुआ, उनको पता ही नहीं, और मैं पढ़ते पढ़ते उठ के गई। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि इंसान वही है ना, वही ध्यान है, वही ध्यान है, उसके लिए अलग से बैठना नहीं है कुछ भी, कि जो काम कर रहा है उसी में इतना डूबे हुए हैं कि आसपास क्या हो रहा है कि उनको पता ही नहीं है। You want to leave? No. Acha. Okay. All right. So we were talking about the 4 reasons for our unhappiness. Yeah. I told you already. पहला क्या? योग, ध्यान and being 100%. प्राण की कमी अगर आपको महसूस हो रही है तो भी आपके पास उपाय वही है, योग करिए, ध्यान करिए, और कुछ और चीजों पे भी ध्यान दीजिए कि आपका भोजन बासी ना हो, ताजा हो,
कभी कभी प्राण की कमी किसी भी कारण से हो सकती है, आपको मे बी यू नीड अ कोल्ड शावर, है ना। तो इस तरह की चीजें जो भी आप करेंगे जिससे आपको ताजगी महसूस हो, दैट विल ब्रिंग अप योर प्राण लेवल। इवन लाइक वर्कआउट करने से या भागने से भी जब आप वो, हाँ, जब आप ताजी हवा में भाग रहे हैं, अगर प्रदूषित हवा है तो आपके प्राण को घटा देगी, बात इस चीज की है ना। हाँ, फिर तीसरी चीज क्या है? द थॉर्न ऑफ डिजायर, इच्छा रूपी कांटे। देखिए, टू डिजायर इज ह्यूमन, इट्स नेचुरल एज अ ह्यूमन बीइंग फॉर डिजायर्स टू अराइज। छोटी मोटी डिजायर्स उठती हैं तो पूरी कर सकते हैं तो कर भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत मेजर कोई ऐसी चीज है तो बेहतर क्या होगा कि सरेंडर टू द डिवाइन एंड प्रे दैट दिस इज माय विश, either let this wish be fulfilled or let something better than this happen for me. Major desire means like हाँ, Major I desire went could to be major- just about anything. It could be like, It could I also want be- to marry this person. No, but like major desire, मतलब desire as in कि जैसे like one of the things that I face a lot and is that कि मतलब I am obviously overweight, तो desire for food which I am not supposed to eat, ठीक है? I think वो सबके साथ desire का होता वो है। मेरे साथ भी है। हाँ, तो वो अब मेरे लिए वो major desire है। हाँ, क्योंकि वो मेजर डिजायर इसलिए है क्योंकि जहां मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ वही वो ट्रिक है, वही मेरे लिए मेजर डिजायर हो गई। मे बी फॉर समवन एल्स इट्स नॉट दैट अ मेजर डिजायर, मे बी फ्रॉम माय हाँ, माइंड तो इट्स वो- नॉट अ मेजर डिजायर। एग्जैक्टली। तो ये बहुत आपकी, कंट्रोल कर पाती है। ये आपको ही, ये म्यूजिक कहाँ से आ रही है? वो बगल में। ये तो अपनी इंडिविजुअल चीज है, आपके लिए क्या मेजर डिजायर है आप समझ रही हैं ना? What is major for you Might not be major for another person. Whatever it is that is obsessing you, that is stealing your peace of mind, is obviously affecting you in a way that it is taking away something from you. Do you understand? तो कोई भी चीज ऐसी है जो कि आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप करना चाहती हैं, तो आप क्या कीजिए कि either this or something better. That state of being in surrender, do you know what it brings forth? A sense of acceptance of the divine will and a true and deep-rooted faith in the universal order of things. जो सच्चा विश्वास है भगवान में, वो वही है कि आप उसकी रजामंदी से रजामंद हो। वरना ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं ना कि भगवान से हमने तो कहा था कि मैं 250 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान ने मेरी नहीं सुनी, मेरी इच्छा नहीं पूरी की, भगवान मुझसे नाराज है, अब मेरी तरफ वो ध्यान नहीं देगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये सोच नहीं होनी चाहिए। A graceful acceptance of अपनी तरफ से जो प्रयास करना है वो आपको करना है, कुछ भी गोल को अचीव करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट कई बार ये नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि पता नहीं कि खा लेंगे या जो भी है जो कर लेंगे, then you would feel so bad about doing that. That is the bigger guilt. So not give up doing that it is not the guilt. Like, So give up the guilt. Then go and guilt is so indulge. big that you can't sometimes sleep at night. नहीं, हाँ, give तो up, give up. वो बता रहे ना, वो फिर मेडिटेशन से ही आएगा। Give up करना Don't be पड़ेगा। dragged by guilt. Either fulfill the desire and be happy. Yeah. मैंने ये कर लिया, But that बड़ा was one मजा of आया। the main questions that I had today for session and thankfully हमारे पास बहुत सारे लोग हैं हाँ हाँ कि हम जितना तो कर्म से नहीं करते हैं, मतलब अब मुझे सबके बारे में नहीं पता, लेकिन कर्म के उस गिल्ट से उतना ज्यादा कि ऑब्सेस्ड रहते हैं और उससे दुख का कारण, मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ वो हाँ। कर्म इसी को नहीं, वो कर्म डुअरशिप गिल्ट कहा उतना जाता ज्यादा है, इसी को डुअरशिप कहा जाता क्रिया है, है। वो कर्म नहीं है। हाँ, ये जो चीज है कर्ता भाव, you have to let go of that, and I'm telling you the only way to get out of it is through meditation. और कोई इसका जरिया है ही नहीं, कोई जरिया और नहीं है। Sit with yourself and then don't get stuck in a trail of thought.
Just be, learn to be. That will first, what it does is it opens up your mind. देखिए, जो कहा जाता है ना, जो अभी आपने कहा था कि what is within is without, मतलब कि जो ब्रह्मांड में वही हमारे अंदर है, उसको अगर आप देखिए एटॉमिक स्केल पे भी देखिए तो वही है, न्यूक्लियस, उसके चारों ओर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अगर आप यूनिवर्स का स्ट्रक्चर भी देखिए मैक्रोकॉस्मिक स्केल पे भी, तो वही है, सन विद ऑल दीज प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. So it's kind of a manifestation of the same thing. It's like when you sit in a salon, you've got a mirror in front of you and you've got a mirror behind you. What do you see? Endless reflections of yourself. So the thing is that at some scale within the universe, you are an exact replica of the universe. इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है, जिसको ढूंढने के लिए आजकल हमने इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर कोलाइडर्स बनाए हुए हैं और टेलीस्कोप से ये वो बनाए, सबकी कोई जरूरत नहीं. अंतर मन में वो सारा ज्ञान निहित है. क्यों? क्योंकि अगर आप आत्मा की परिभाषा देखें तो क्या वो सच्चिदानंद का स्वरूप है. सत्य आत्मा परम आत्मा का अंश है. मतलब कि जो परमात्मा के गुण हैं वही आत्मा के हैं. परमात्मा को वैसे तो हम कोई गुण नहीं दे सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीपोटेंट है, ऑमनिशिएंट है, उसी को हम भगवान मानते हैं ना, कि जो सर्वव्याप्त है, जो सर्वज्ञापी है और जो सर्वशक्तिमान है. तो सच्चिदानंद का मतलब यही है कि आपके अंदर वो सारा ज्ञान निहित है. वासनाओं के कारण, because of our obsessions, vasana doesn't mean just physical, any kind of obsession, whether with a concept or a material object or person, जब तक कि वो वासनाओं की धूल आपकी चेतना पर है, जब तक आप उसकी सफाई नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान आपके अंदर से उभर के नहीं आएगा. इसका एक छोटा सा एग्जांपल जी, वही है, जो मिरर पे अगर डस्ट है, हाँ, तो आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते. वही पूरा आत्मा के ऊपर. एग्जैक्टली. और मैं आपको बताऊं, इसका जो मैं एग्जांपल यूजुअली अपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में देता हूं कि 2011 में जब मैं भारत लौट के आया तो एक दिन मैं अपने घर की छत पे गया और मैंने शाम के वक्त आकाश पे देखा तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 तारे नजर आए. बहुत ढूंढने के बाद. तो क्या एक्सटिंक्ट हो गए तारे? नहीं, है ना. पोल्यूशन. प्रिसाइजली. आप पहाड़ों पे जाइए जहां पर की हवा साफ है तो आप देखिएगा कि आकाश में अनगिनत तारे हैं. इट्स अ वेरी बिजी प्लेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. लाइट वाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती. अरे बहुत हम लोगों ने शाम के टाइम पे वहाँ पे एलईडी लाइट्स की तरह जलता था. एग्जैक्टली, है ना. तो यही चीज हमारी चेतना के साथ है कि ये जो धूमिल पड़ गई है हमारी चेतना, ये कहना चाहिए ट्रिविया जो हमने दिमाग में भर रखा, उसने ये कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ये चाहिए, ये करना है. इस सब के पीछे हमारा जो आत्मिक ज्ञान है वो छिप गया है. तो ये केवल और केवल साधना के द्वारा ही आप अपनी चेतना को इतना साफ कर सकते हैं कि वो ज्ञान अपने आप से उभर और निखर के आपके अंदर से आएगा. और उसके लिए ये जो ज्योति कलश है, इसको पूरे को आप ज्योति कलश कहेंगे, इसको साफ रखना आवश्यक है और वो ही योग के द्वारा होता है. Until you cleanse the body of its toxicants, the toxins that are within it, वो वही चीज है कि जैसे मान लीजिए आप गए मानसरोवर और वहां से जल लाए, तो probably जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा पवित्र और शुद्ध जल हो सकता है वो मानसरोवर का जल होगा. और आपने लाकर एक ऐसे कलश में रखा, चांदी का भले ही है लेकिन उस पे पूरे पे टार्निश हो चुका है, काला हो चुका है, उस पे एक परत डस्ट की जम गई है. तो क्या अब वो जल पेय है? It is not potable. The same way, knowledge when contained in a polluted mind gets distorted out of context. एक मोटा मोटा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही मोटा मोटे लोगों के लिए, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर मी एंड फॉर ऑल फैट पीपल. मान लीजिए कि यू एंड आई डिसाइड टू लूज 10 kilograms of weight, okay?
And so we try to find the easiest way out. Now we both know one chap who's 450 kgs, and we just came to know that he lost 50 kilograms of weight. So we decided to go and consult with him. So we go to him and we ask him, यार तुमने 50 किलो कैसे घटाया? तो कहता है वो ऐसा था कि पहले मैं नाश्ते में पूरी एक लोफ ब्रेड की खाता था, 12 अंडे खाता था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आधी ब्रेड खाता हूँ, 6 अंडे खाता हूँ। तो तुम भी ऐसे करो। If you take him verbatim, आप मन में सोचते हैं मैं तो ब्रेकफास्ट में से 2 स्लाइस टोस्ट की और 1 अंडा खाती हूँ, और ये तो कह रहा है मुझसे 6 अंडे खाओ और आधी लोफ ब्रेड की खाओ, है ना? But the gist of what he's saying is, whatever the quantity of food you're eating, cut it in half. This is distortion of knowledge, how you interpreted it first versus what the essence of what he's saying is. तभी के लिए लोग बड़े शौकिया प्रवचन तो सुनने जाते हैं, but nobody takes home the essence of the knowledge. सत्संग में वो सत्संग नहीं करके आते हैं, वो असत्संग करके आते हैं, क्योंकि वहां वो इसी सब में देखते रहते हैं, अच्छा इसने आज ये नई साड़ी पहनी है, अच्छा वो देखो वहां पर आंख मार रहा है, that's what people do, ताड़ने के लिए जाते हैं। People notice other persons. Yes, देखो वो ठीक से नहीं सुन yes. रही है और देखो वो अलग झांक रही है। नहीं, और उसमें हमने देखा, मैं जाती हूँ ना सत्संग, तो जो लोग बहुत सुनते हैं वहां पर, हमारे वहां पर एक चौक में एक सुबह 7 से 10 होता है, फिर 10 से मंडे और फिर सैटरडे किसी और के घर में होता है, फिर इवनिंग में और होता थी। मतलब मैंने देखा इतना भागती रहती लेडीज, और फिर बाद में बैठ के क्रिटिसाइज करती, कोई किसी के यहाँ फूल तोड़ लिया तो उसके बाद झगड़ा हो गया, फिर किसी ने, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा, वो सत्संग करती है, मैं नहीं तो सत्संग नहीं करती ना, वो सिर्फ एक उसको सोशल ऑब्लिगेशन वगैरह बना रखा है, वन वे मैं ये बता रही कि वो शो ऑफ करती। मैंने 4 बार दिन में सत्संग अटेंड किया। अभी एक लेडी तो बहुत मतलब नॉलेजेबल है मेरे मतलब देखने में, मतलब वो भजन भी अच्छा गा लेती, ढोलक भी बजा लेती, और ज्ञान भी अच्छा कुछ पढ़ा है। किसी के यहाँ उनको किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद दूसरे सत्संग में उन्होंने प्रवचन खत्म होने के बाद उसको उधेड़ दिया लेके। तो मुझे ये फील हुआ कि सब लोग कहते हैं सत्संग आओ सत्संग आओ सत्संग आओ, तुमने किया क्या सत्संग में जाके? डाइजेस्ट नहीं किया उन्होंने, नॉलेज को डाइजेस्ट नहीं किया। अगर आप उनसे बेटर हैं तो आपको प्रवचन के बाद ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि एक प्रिंसिपल टीचर आती, मैं सोचा उनसे कहूंगी कि भाई ये कैसा सत्संग, आप कहती सत्संग आई। मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ इसीलिए। थैंक यू सो मच। कुछ अभी बताइए। वैसे मैं 5 मिनट में खत्म करने जा रहा हूँ। नहीं ऐसा आपको जाना नहीं तो आप जाइए, आई डोंट वांट टू होल्ड यू बैक। आपको कुछ ऐड ऑन करना हो कुछ? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, जो सुनना मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा सब्जेक्ट कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ है, हम लोग तो उन्हीं सारी चीजों में करते हैं काम। हाँ। आप एनर्जी पे बात कर रहे थे, एनर्जी हम लोग की भी आज बहुत जो बैड एनर्जी हो गई है, इतनी बातें हमारे घरों में बहुत ज्यादा मिल रही है हमको जी। हम घरों में अपने काम नहीं करते हैं। हम सबसे ज्यादा खाना खाने लगे हैं हम बोन चाइना में। हाँ बिल्कुल। हम चाइना की प्लेट में खाना खाने लगे हैं, जो हमारी सबसे बैड एनर्जी का कारण है। हम प्लास्टिक यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, बिल्कुल। हम ऐसे चीजें यूज करते हैं जो हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा है। जी। एनर्जी को हम लॉस तो करते हैं, लेकिन कहीं से गेन नहीं करते। जी। कहीं से गेन नहीं करते, और गेन करने के जो साधन है उन पे हम काम नहीं करना चाहते। जी। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हम हवन नहीं करना चाहते हैं, जो सबसे अच्छी एनर्जी मिलती है। सही कह रहे हैं। हम सत्संग का जो अर्थ मीनिंग है स्वयं का संग, स्वयं का संग, राइट। तो हम स्वयं का संग नहीं करते हैं कभी, हम दूसरे का संग करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं सुधार हो, लेकिन मेरा नहीं जी, सबका। सही कह, वो दूसरा वाला सुधरे। मतलब जो भी हम चाहते हैं वो दूसरे के प्रति चाहते हैं। कई चीजें हैं ऐसी जो हमने ग्रुप बनता था, जो हम हवन करते थे, तो हवन में शाकल की जो आहुति होती है, पंच तत्व से पंच अग्नि आहुति होती है। तो बेसिकली पंच तत्व और पंच अग्नि की जो आहुति होती है वो आपके नेगेटिव एनर्जी को सबसे पहले वो हम नहीं करते, वो सरेंडर करते ही नहीं। हम उसमें कई चीजें, उसमें जो साइकिल देने का सिस्टम बनाया गया वो यही बनाया गया। हम किसी भी सिस्टम से कोई कनेक्टिविटी हमारी नहीं होती जो इस सरेंडर
में हमारी जो एनर्जी होती है हम किससे जी। इस एनर्जी को साथ काम करें। हमारी शुरुआत दिनचर्या के ऐसी चीजों से हो गई जिसमें बैड एनर्जी सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ा कारण ये हम अपने तकिए के नीचे इसको रख के सोते हैं, सही कह रहे हैं। तकिए के नीचे। और ध्वनि क्या निकलती है, सुबह उठी पहली जो ध्वनि होती है हमारी, उसकी जो बेल होती है टर से बजती है, और दिन भर हम टर टर करते रहते हैं, दिन भर फ्रस्ट्रेशन हमें होता है। हमारी जो ध्वनि थी वो सियाराम थी, सीता सीताराम थी, मंत्र था, हमने मंत्र पढ़ना छोड़ दिया। सही कह रहे हैं। गायत्री मंत्र लोगों को नहीं याद है, महामृत्युंजय मंत्र लोग नहीं बोल पाते। तो कहाँ हम जा रहे हैं, हम क्या करने, क्या क्या अचीव करेंगे। हमारी चाय सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी हम बहुत बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि दूध और चीनी का क्या आपस में कंटेंट है कि नहीं है, रिएक्शंस हैं कि नहीं है, दोनों आपस में क्या रिएक्ट करते हैं। निकोटीन चाय की पत्ती का पानी हर्बल वाली चाय पे बहुत उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है और वो यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। लेकिन दूध क्या करता है, उस चाय की पत्ती के निकोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ब्लैक टी जो लोग पीते हैं वो समझते हैं हम बीमार हो गए। अगर हमने किसी से कह दिया खिचड़ी खाइए बेस्ट रहेंगे, सर खिचड़ी तो बीमारियों का खाना है, खिचड़ी तो बीमार खाना है। ऑर्गेनिक की अगर हम बात कर रहे हैं, अरे सर जब उम्र आएगी तो ऑर्गेनिक खाएंगे, अभी से ही अब आपने तो, हम दूध में नमक मिला के पीने लगे। ये पनीर की जो सब्जी है दूध में नमक का कंटेंट यूज करते हैं। अच्छा तो पनीर नहीं है, सही है, आज के 10 साल पहले जाइए ना, बाबा दादा को तो मालूम ही नहीं था पनीर है। सही है। फटा हुआ दूध फेंक दिया जाता था घर का, अब शगुन हो गया, दूध फट गया अब शगुन हो गया घर में। मगर उन लोगों को भी अपशगुन के पीछे का क्या कारण नहीं मालूम था। नहीं, उसमें दो चीज है, उनमें था तर्क था उनका, लेकिन हम हर तर्क को बहुत ज्यादा साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं। अध्यात्म पहले, साइंस बाद में। हमारा परिवार Exactly. आध्यात्मिक था, हम माँ बाप के पैर छूते थे, हमें बहुत कुछ मिलता था। और आज हम, सर ने कहा ना बात की, फोन आता था तो इंतजार होता था 7 दिन बाद संडे को बेटा फोन करेगा। वो अटैचमेंट उनके, उस समय कहीं जाना नहीं है, समझ जी आपका फोन आने वाला है, वो बैठे हैं उनके घर में, 2 चाय चल गई उत्तम, अभी फोन नहीं आया तो होता था। आप तो फिर नमस्ते भी नहीं, हमने देख लिया उनका फोन आ रहा है तुरंत डिस्कनेक्ट करो। तो जो अटैचमेंट था हमारा वो डिटैच होते हम जा रहे हैं, हम जुड़ नहीं रहे हैं, किसी भी चीज से जुड़ते नहीं, हर चीज से बहुत ही प्रैक्टिकल हम हो गए। प्रॉब्लम तो यही कि हम अपने आप से अपने आप डिटैच से हो गए सबसे ज्यादा, इसी वजह से लोगों से भी नहीं चीज है जुड़े। हमारी पूजा प्रैक्टिकल हो गई, हमारी शिक्षा प्रैक्टिकल हो गई, हमारी फैमिली बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए। चाचा से बात तब करेंगे जब से उनका कोई बेनिफिट होगा, हम बुआ से बात तब करते हैं जब हमारा कोई बेनिफिट सही सही होगा, है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं। चाचा हुआ नहीं, पति पत्नी, हाँ पति पत्नी तो क्योंकि वो अपने से नहीं कर रहे। अपने से नहीं कर रहे, बेसिकली किसी से क्या हम कर- बहुत दूर चले गए। सही। जो हमें पढ़ाया गया, हमें गुरुकुल में रखकर के एक चीज सिखाएगी, कनेक्टिविटी। हमें सिखाया गया कि हम किससे और कैसे जुड़ते हैं, क्या आधार है। हर व्यक्ति भोजन करता है लेकिन भोजन का स्वाद कोई नहीं जानता, सॉरी भूख का स्वाद कोई नहीं जानता, भोजन का स्वाद जानता है। कहा गया है कि भोजन को मौन में किया जाता है। अगर इन केस नमक कम हो जाए तो भी आप बोलिए नहीं, तो भी आप बोलिए नहीं, भोजन कर लीजिए। अगर आपने इतना ही कह दिया कि आप आज बस ये भी मत कहिए नमक कम है, अगर आपने पत्नी से मांग लिया कि नमक थोड़ा सा देना, तो पत्नी के मन हजारों क्वेश्चन जन्म लेते हैं। पता नहीं नमक कम हो गया क्या, आज क्या अच्छा नहीं है, आज इनका पेट नहीं भरेगा, खाना नहीं सही बना, कल भी इन्होंने कहा था नमक। तो वो जो वो नेगेटिव एनर्जी, हम इस खाने को, जिस खाने से हमें, जिस बेर को खाने से भगवान राम रावण को मार सकते हैं, हमें इस बेर का स्वाद नहीं आता, हमें इस बेर का स्वाद नहीं आता, हम नहीं खाते। हम कीवी खाते हैं, जो कीवी के बारे में कोई मुझे बता नहीं सकता कि कीवी है क्या, हमारी आवश्यकता नहीं है कीवी की। बड़ा सरप्राइजिंग चीज है, अभी मैं शादी होके गांव गई थी एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि उनके घर के बगल में, घर के पीछे बड़े बड़े सहजन के पेड़ लगे हुए हैं
और उनको नहीं पता कि सहजन का सहजन क्या 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 अमृत रहता है, है और सहजन। सहजन अमृत है। और मैं अमृत। वहां बैठ के बता रही थी, दे थॉट कि मैं अर्बन लड़की हूँ तो सहजन और इन सब के बारे में क्या पता होगा। उनकी एक लड़की है, मतलब मेरे हस्बैंड के एक रिलेटिव, उसको लिवर डिसऑर्डर है। मैंने कहा तुम सिर्फ सहजन ही खाओ, तुम्हारे सारी भूख और इसकी और समस्या सब सही हो कुछ, जाएगी सब सहजन। कुछ। और वो क्या कहते हैं ना, हमारे डॉक्टर्स, हमारे गांव में डॉक्टर सब लोग कीवी बताते हैं। मैं आई वाज ऐसा कैसा गांव है जहाँ कीवी बताते हैं। मैंने कहा किस लिए कीवी बताते हैं? आयरन बहुत ज्यादा होता है और विटामिन ज्यादा होते हैं। मैंने कहा अपना गुड़ खाओ, छुआरा खाओ, इतनी सारी चीजें हैं, सहजन खाओ, बिट्टे छुआरा छोड़ दो, महुआ खाओ। महुआ खाओ, मतलब देसी इतनी सारी आप चीजें आगे हैं। जान लो, और मैं एक सच में पूरे कॉन्सेप्ट को ले लो, पूरे कॉन्सेप्ट को ले लो। अगर भोजन में अपने किसी एक भोजन उठा लो, तीज उठा लो, त्योहार उठा लो, उस त्योहार की गीत उठा लो। एक लड़की की विदाई का गीत गा के देखो ना, डोपामाइन का रिएक्शन देखो। उस लड़की के विदाई के गीत गा के देखो, डोपामाइन का रिएक्शन कैसे अल्जाइमर हो जाएगा आपको। हम नहीं करते, हम भजन नहीं गाते, हम राम राम अगर कहते तो ऐसा लगता है कि हम बैकवर्ड। शर्म की राम राम कहेंगे तो वो एंड लाइफ आप को बेसिकली हमारे गीत ज्यादा- बेसिकली जो संस्कृत वर्ड है आपके टंग की ट्विस्टिंग करते हैं, और टंग की ट्विस्टिंग जितनी होती है उतना ब्रेन एक्टिव होता है। ये संस्कृत के साथ लिखा गया, कहा गया है। आज सब बात करें संस्कृत की भाषा पे, हम आज जर्मनी से पे पूरी तरह से काम कर रहा है, हम धीरे धीरे चीजों पे काम कर रहे हैं। हम बहुत दूर जा रहे हैं, पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम है क्या पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने सराउंडिंग में अगर करें। मेरे सेंटर पे जब योग की शुरुआत होती है, शंख बजता है, हर स्टूडेंट 5 बार शंख बजाता है, एक टाइम दिया गया है। हर स्टूडेंट को कंपलसरी हवन करना, हवन कुंड है, वो हवन करके आएगा, फिर वो क्लास में बैठेगा। वो धीरे 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 मैं उन चीजों से जोड़ना चाहता हूँ लोगों को कि आप, मेरे यहाँ पंखा नहीं चलता, सेंटर में पंखा नहीं चलता, एसी तो है ही नहीं, पंखे की तो बात ही छोड़ दी। सारे लोग, सारे स्टूडेंट कहते हैं सर, मैंने कहा नहीं, आपको योग से जुड़ना है तो अपने आप से पहले जुड़ना सीखो। आपको कैसे मालूम पसीना आता है? जिस दिन आप भूल जाओगे ना, अभी आपने कहा ना कि गुरुजी की मैं गोद में बैठी थी और उनको पता नहीं चला, आपको फील हो रहा था ना, उनको थोड़ी फील हो रहा था। हमारी तो कुछ भी क्षमता नहीं रहेगी जिस चीज को हम अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं सर योग सिखाता हूँ, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, मैं योग के योग्य बनाता हूँ, योग नहीं सिखाता। ना आप कर पाओगे ना मैं सिखा पाऊंगा। सर योग में PhD है and he runs a very beautiful Iyengar Yoga Center in Gomti Nagar, मेरा अंकल का मतलब के पास चला है। अच्छा है Iyengar Yoga Iyengar Yoga Center है सर का। वैसे उनका मुंगेर स्कूल से भी पढ़ा कुछ बेसिक और 10 कुछ बेसिक नहीं 10 मिनट और रुक जाइए, एक मुझे डेमो दिखाना है। 10 मिनट ये है कि मैम एक बहुत, ये भी मैम ऑर्गेनिक इंडिया से भी है बिल्कुल बहुत अच्छा। और मैम बहुत एक बहुत अच्छी डेमो की तैयारी कर रहे हैं। तब तक थोड़े से बेसिक, थोड़ा आप प्लीज आपको विनोद जी नीचे आ जाइए, आप भी साथ में आ जाइए। इतना नॉलेज है आपके पास, मैं पंकज जी आप इन लोगों के साथ आप एक तो बता दीजिए ना, सब कुछ सारा वो खत्म हो जाएगा। सर आपका नंबर मैं सबका नंबर इसके ऊपर चल रही और अगर चलनी और कर लीजिए तो आपकी एनर्जी आप बताएं दयाल जी, लोग जो शहद है वो गर्म पानी से ले रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आप बता रहे नहीं लेना चाहिए। 99% लोग उन सब पेपर वो मैगजीन में निकल रहा है, सब गर्म पानी में। के बारे में कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो मदर का दूध भी नहीं डाइजेस्ट करता है, शहद डाइजेस्ट करता है। जी उनका देव तुल्य होता है, देव जैसे गाय का घी देव तुल्य है। कभी भी गाय के घी के आगे हमें आजकल तो हमने वो बना दिया ना, मार्केट में शुद्ध लिख दिया। गाय के दूध घी के आगे क्या शुद्ध, क्या हम शुद्ध लिखते हैं, उसके आगे क्या शुद्ध? घी का तो अर्थ ही है कि गाय का घी। हाँ, वो घी तो का अब ये अर्थ है भैंस तो बाद में आई घी है। का आधार ही है ये। भैंस हम लुब्रिकेंट का प्रयोग घी से करवाते हैं। हम पंचकर्मी लोगों को 1-1 लीटर घी पिलवा देते हैं, 1 लीटर तक घी। हमें कहीं कोई ऐसा नहीं आज तक मिला पेशेंट कि जिसने कहा हमें घी पीने से फैट बढ़ा।
कुछ नहीं। और पता हम नहीं घी लोगों खाते ने हैं, घी और कड़वा तेल, हमारे कोई यहाँ रिफाइंड नहीं, घी कुछ के अलावा कोई काम नहीं। योग में तो प्रक्षालन में प्रक्षालन के बाद जो घी की खिचड़ी और नहीं है? घी की भी नहीं, बस घी की खिचड़ी होनी चाहिए तभी जाके ठीक होता है। हम जरूर चाहेंगे जो चीजें हम अपने घर में है, हम आतिथ्य और अतिथि भाव दो अलग चीज होता है। खुद का पहले आतिथ्य, आप घर की शुरुआत अगर हर घर में मैंने देखा है एक छोटा सा मंदिर सबके घर में, हर व्यक्ति के घर में एक छोटा सा मंदिर, वो गुरु के रूप में चाहे वो चित्र करके हो, चाहे वो भगवान का चित्र करके हो। हाँ ट्रे देते ना। तो जैसे घर के मंदिर की शुरुआत होती है, घर के मंदिर का जो बर्तन है वो आप या तो चांदी का होगा आपको चाहिए मैम? या तो वो तांबे का कॉपर का होगा। तो चांदी का बर्तन हो गया तो कॉपर का होगा। कोई भी भगवान का बोल चाइना में भोग नहीं लगा। है। तो हम सबसे पहले अपना जो भोजन का सिस्टम यहाँ से फोन देखो चल रहा है नाइस। बहुत पहले मैं देखा था अपनी क्लास में लेक्चर होता है कि जो मिल फ्लोर वाला सिस्टम आया, वो एक बार अमेरिकन कंट्री ने रिसर्च किया एक्चुअली, कि अमेरिकन कंट्री ने रिसर्च किया कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो उन्होंने रिसर्च किया एशियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में सबसे ज्यादा 6 डेज 7 डेज तक 15 डेज तक भी उन्होंने पाया कि लोग 15 डेज तक भी नहीं जाते हैं। उसके बाद वो रिसर्च करते करते एशियन कंट्री में आए। एशियन कंट्री में उन्होंने देखा क्या कहते हैं, मैं पूरी बात का कंक्लूजन में लेकर आता हूँ। उन्होंने देखा कि इंडियन लोग दोनों टाइम जाते हैं, वो सुबह भी जाते हैं और शाम को जाते हैं। उनको सरप्राइज हो गया। वो पूरी रिसर्च टीम उन्होंने भेजी कि इंडिया में ऐसा क्या है कि वो मोशन उनका सुबह भी क्लियर होता है और शाम को भी क्लियर होता है। और मोशन क्लियर होना ही हमारी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता है। साधु संत यहाँ पैदा होते हैं और अमेरिका में साइंटिस्ट पैदा हो जाते हैं। साइंटिस्ट एक कमरे में बैठा हुआ जन्म लिया, मर गया, किसी ने नहीं बताया। और हमारे यहाँ मंदिर का पुजारी अगर चला जाए तो पूरा मोहल्ला शोर हो जाता है कि पुजारी जी समाधि ले ली। ये हमारा डीएनए है बेसिकली। करेक्ट। तो उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने क्या देखा, हमारे खाने में सबसे ज्यादा मोटे आटे की यूज होता था। हम मोटा आटा यूज करते थे, हाथ की चक्की चोकर यूज करते थे। तो डायरेक्टली मैं उस बात पे हूँ, उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया गवर्नमेंट के साथ कि आप हमको चोकर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आटा क्या होगा हमारे, तो कहे आप मैदा ले लीजिए इसका। तो आज जितना मैदा है मैक्सिमम यूज इंडिया करता है और मैक्सिमम आटा अमेरिकन कंट्री करती है, चोकर। आज उस चोकर को ओट्स बना के भेज देते हैं हमारे यहाँ। उस चोकर को क्या करते हैं, बॉर्नविटा बना के भेज रहे हैं। उस चोकर को हॉर्लिक्स बना के भेज रहे हैं और हम बड़े आराम से अपने बच्चे को खिलाते हैं। हम सत्तू नहीं खिलाते अपने बच्चे को। सत्तू नहीं खिलाते और हमारे हम भी अपने बच्चों को खूब खिलाए। हम और आप मैं तो अभी भी खाता हूँ। बहुत एक जंगल हो गया मालूम अभी। ही नहीं, सत्तू के बारे में नहीं मालूम लोग। अभी तो सोचिए कि यंग जनरेशन हमारे बहुत छोटी सी चीज है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ भी स्टोर पे कई लोग ऐसे आते कहते हैं हमारी डाइटिशियन ने सत्तू नाम की कोई चीज रेकमेंड करी, आप बता सकते हैं सत्तू क्या है, क्या मिलता है? उनकी गलती नहीं, उनके पेरेंट्स ने नहीं खिलाया होगा तो बच्चों अच्छी बात है। पूरा रिसर्च हुआ उसके ऊपर। और आज हमारे यहाँ देख लिए, हमारे यहाँ इंडियन में मैंने देखा कि मैगी फ्लाइट छूट जाएगी अगर मोशन क्लियर नहीं होगा। ट्रेन छोड़ देंगे अगर मोशन क्लियर। इतनी प्रायोरिटी है हमारे यहाँ इस चीज की। शरीर साफ नहीं हुआ तो मंदिर में पूजा महिला नहीं बैठेगी। नहीं आज अभी क्लियर, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन वहां इशू नहीं है इस चीज का। हमें यहाँ से बदलना होगा, सिस्टम यहाँ से चेंज करना होगा। हम न्यूट्रिशन और डाइट के कंटेंट वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ तो दादा बाबा रोटी नापते थे, ऐसे इतनी रोटी नाप के खाते थे। भैया बहुत अच्छी खिलाई थी, हमने देखा है लोग। तभी चलते रहे। ना बेटा ऐसे थाली में रख के रोटी नाप लेते थे। इतनी ऊंची जब रोटी आ जाती तब खाते थे। हाइट में हाँ अभी नान नापी जाती है, अभी नान नापी जाती है। उतनी रोटियां मतलब हाँ इतनी रोटियां उतना होती थी। स्टैक, हाँ, उतना stack। रोटियों का स्टैक। सब्जी होती थी इतनी।
हमारे यहाँ अभी नान ना पी जाती। अभी है बहुत, अभी आपने तो अभी ये यही हमने वैसे नहीं सुना है। 94 ईयर हमने मेरे देखा। दादाजी है, 94 ईयर। आप उन्हें नहीं हमारे उंगली भी नहीं मोड़ सकते। हमारे पड़ोस में होते थे जो वाजपेयी, बोन से तो उनके सुबह 7 बजे उठ के मैं देखती थी कि मतलब एकदम छत पे जाके हाँ, खा सकते। ठीक है ठीक है पराठे सुबह अच्छी बात थी। हम लोग तो सोचते हैं, हम लोग हंसते हैं कि वो इतना खा लेते हैं, खाया नहीं जाता, गलत बात है। योगेश आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, एक है, थोड़ी सी मीटिंग है हमारी एक बस 10 मिनट आप 10 मिनट में एक इसी प्राण वायु से related। प्राणवायु से रिलेटेड पानी का महत्व के बारे में थोड़ा सा हम कुछ आपको मतलब मैं अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मैं योगेश वर्मा हूँ और मैं भी इसी फील्ड में, वैसे मैं इंजीनियर हूँ। आई डिड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और बहुत से पीएसयूज में काम किया, इन्हीं तरह मेरी लाइन रही है। फिर मैं इस फील्ड में आ गया, रेकी प्राणिक हीलिंग। अभी मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और लोगों को हील करता हूँ बॉडी प्रोसेस के थ्रू। इधर से एनएलपी क्या होता है? एनएलपी बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ इधर अभी, अच्छा, अच्छा। अगर सबके पास टाइम नहीं है तो ये केंजन वाटर कहाँ से आया है, मिरेकल वाटर, इसके साथ कनेक्शन हुआ 8 महीने पहले जब वंदिता जी से बात हुई और वंदिता जी ने मुझे बताया। तो मेरा जापानीज जो लोग हैं उनके साथ बहुत एसोसिएशन रहा है बिकॉज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि मैं क्वालिटी में रहा 10 साल। तो ये मशीन भी जापानीज है और आप जानते हैं कि जब जापानीज की बात होती है तो लॉन्गेविटी में नंबर 1 है। तो शायद हमारी वैल्यूज भी स्ट्रॉन्ग है होंगी, मगर उनकी वैल्यूज भी हमारी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी। तो ये केंजन वाटर कब आया? केंजन वाटर जब आया जब उनकी वैल्यूज सिस्टम ने भी देखा कि भाई कुछ कुछ ऐसी लोकेशंस हैं अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो जिन्हें हीलिंग वाटर और मिरेकल वाटर का दर्जा दिया गया है। और 1954 में रिसर्च शुरू हुई तो पहुंच गए गंगा ग्लेशियर, गंगोत्री, और गंगोत्री का पानी पे रिसर्च चालू हुआ। दूसरी लोकेशन आबे जमजम, जानते हैं सब, मक्का मदीना। ऐसी एक तीसरी लोकेशन है जहाँ मैं गया था, लॉकव्यू फ्रांस। फ्रांस का स्प्रिंग वाटर है जिसे ईवीआर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर करके बेचता है विराट कोहली, उसको जो है मार्केट करते हैं। ओके, एंड देन देयर लॉट्स ऑफ लोकेशन, जर्मनी में है, तालकोटे मेक्सिको में है। तो इस रिसर्च के बाद जब इन 5-6 लोकेशन पे जिनको सो कॉल्ड मिरेकल वाटर, हीलिंग वाटर का दर्जा था और स्पिरिचुअलिटी से उनका कनेक्शन बताया था, उसमें एक कॉमन आइटम था जो कि एलिमेंट था एक्टिव हाइड्रोजन। और उन्होंने क्लिक कर गया कि दिस इज द वाटर लाइक विच कैन चेंज योर लाइफ। एंड उन्होंने इस वाटर के बाद 1974 में पहला मॉडल निकाला इसका, जो कि डोमेस्टिक नहीं था, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए था। और जापा करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जापानीज जो है चाहते हैं कि डॉक्टर्स का काम जो है प्रिवेंशन पे होना चाहिए, यानी कि एक्सीडेंटल केसेस में डॉक्टर साथ दे और डॉक्टर्स उनके फर्स्ट एड में उनके साथ दे। मगर जो बीमारियां हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, एलर्जीज, जो थायराइड आज हमारे देश में आ गई है, वो उनका मानना है कि वो तो भाई जो है इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए। यू शुड बी प्रोएक्टिव इन माइंडसेट। जब बात कर रहे थे तो देयर शुड बी हार्ट सेट एंड माइंडसेट, देयर शुड बी अलाइनमेंट, देयर शुड बी कॉन्ग्रुएंस। तो ये मशीन की लोकेशंस, ये जो रिसर्च हुआ वो इस तरीके से चालू हुआ। तो 1974 में जापा करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज एसोसिएशन ऑफ एडल्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन डिसीजन, तो उस पे जापा ने इसको एंडोर्स किया और 6600 डॉक्टर्स का पैनल है जापा का, 2000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं जो इसको रिकमेंड कर रहे थे। 74 से 94 यानी कि 20 साल इसने मेडिकल इंडस्ट्री पे राज किया और उस प्रोडक्ट ने जो है लॉन्गेविटी को जापान में नंबर 1 कर दिया 94 में। ऑफ कोर्स उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, उनकी फिलॉसफी, जो आप बता रहे योगा, तो उनकी स्पिरिचुअल जो कनेक्टिविटी है वो भी हमारी तरह बहुत हाई है। 94 के बाद इसने सोचा कि डोमेस्टिक भी लॉन्च किया जाए इसको, और 94 में फर्स्ट मशीन वाज लॉन्च फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और 94 से आज जो 2019 तक जो हो गया टाइम, पहली मशीन आज भी काम कर रही है ओसाका जापान में। तो उसमें होता क्या है, उस एक्टिव हाइड्रोजन और इन प्रॉपर्टीज जो थी वो पानी में क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आजकल मेरे पास ये जो है किल्ले वाटर जो सबसे ज्यादा पीते हैं, एक्वाफिना हमारे यहाँ ब्रांड है, 20 रुपए लीटर। बाहर जाएंगे तो फिजी, यूरोपियन में दसानी, दुबई में जब मैं जाता हूँ तो लोग लाइव वाटर ये सब पीते हैं। तो हमारे यहाँ 20 रुपए लीटर वाला पानी है, ये मैं ले लेता हूँ। और हमारे पास वेदिका भी है, वो 60 रुपए लीटर है। और ये है हिमालय, 120 रुपए लीटर, ये भी शिवालिक का ही है। गंगोत्री ग्लेशियर से नीचे जब पानी आता है तो इसको पैकेज करते हैं, टाटा का प्रोडक्ट है। सो
अभी मैं 4 ही ग्लास लगा रहा हूँ, जनरली डेमो में हम 10 से 12 ग्लास लगा देते हैं और सारे। और ये एक हर घर पे छाया वाला चीज सोडा जो बच्चे बड़े चाव से पीते हैं। तो कोई भी सोडा, मैं स्प्राइट पिक कर लिया बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है तो मैं इसको पिक कर लिया हूँ। एंड हमारा केंजन वाटर, मिरेकल वाटर, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो अगर मैं, लोग क्या करते हैं आरओ वाटर जैसे होते हैं तो टेस्ट करते हैं टीडीएस से। सो ये आपके यहाँ इक्विपमेंट लाते हैं लोग और टेस्ट करते हैं। मैं भी इसको टेस्ट करना चाहता हूँ नॉर्मल बस। तो अगर आप देखेंगे इसको तो इसका टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, 25 है। ओके, यानी कि मिनरल खत्म हो चुके हैं इसमें। कोई भी आरओ वाटर आप लेंगे तो इतना ही, घर के आरओ वाटर 40 से 50% है आजकल, तो इट्स लाइक डेड वाटर। ये हिमालय का वाटर है, इसका टीडीएस कितना है सर? 23. 232। ओके, 232। सो क्योंकि उसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में लिखा है इट्स अल्कलाइन कंटेंट, 222 से लेके 290 तक ppm पार्ट्स पर मिलियन उसमें मेंशन किया है। ये कोल्ड ड्रिंक है और ये हमारा घर का केंजन वाटर है जो सेट किया गया है और इसका टीडीएस है 101। तो 150 तक टीडीएस आता है हमारे गोमती नगर में, यानी कि 100 से ऊपर है, इट्स हेल्दी। तो टीडीएस में चेक करते हैं वो लोग, यानी कि हमारा केंजन वाटर जो है 100 पे सेट था। अब जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एल्कलिनिटी, और एल्कलिनिटी के लिए क्योंकि हमारे पास अभी नहीं है तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ओआरपी लेते हैं। सो जो भी प्रोडक्ट्स है जैसे आरओ वाटर, मिनरल वाटर, टैप वाटर, सोडा, ये जो है एजिंग को बढ़ावा देता है। हम भी जब सांस ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो हम करोजन प्रोसेस हो रहा है, कंबशन हो रहा है, और हर एक श्वास के साथ आप जानते हैं कि एजिंग हो रही है तो बीमारियों की भी दावत है, क्योंकि बॉडी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको मेजर कैसे करें, इसके लिए एक मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ओआरपी बोलते हैं उसे। तो जिसमें ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देने के तत्व है वो ये सारे लोग। कैसे? अगर ये प्लस में आता है तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देने वाली चीज है, और उसको रिड्यूस करने के लिए जो आप बता रहे थे तत्व गुड़ है, गूसबेरी हमारा आंवला, और कॉड लीवर ऑयल अगर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो ये है, और हमारा केंजन वाटर, ग्रीन टी भी है उसमें एक तत्व। मेरी ग्रीन टी बोल दीजिए। ओके, सो इस ये देखिए एक मीटर है ओआरपी, अभी कुछ रीडिंग दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हवा में नमी है, कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रीडिंग जो है आ रही है। अगर मैं इसको डालूं तो ये रीडिंग प्लस में जाने लगी, करेक्ट? बढ़ रही है, बढ़ रही. ओके। ये अभी 200 तक पहुंच जाएगी अगर हम थोड़ा वेट करेंगे। ये हिमालय है, ओके। अभी कितना हो गया? 47 बढ़ रहा है, तो ये भी 200-300 तक जाएगा। कोल्ड ड्रिंक को तो क्या करें, ये तो 300 प्लस में है, ये तो हाईली कार्सिनोजेनिक है। और ये हमारा वाटर जो कि अभी रिड्यूस हो रहा है, कितना हो गया? माइनस चला गया, माइनस, अभी ये -400। सो ये -400 तक चला जाएगा ओआरपी। इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है -400 है, इसको यहीं रख देते, ये बढ़ रहा है अभी भी। यानी कि इसमें वो ताकत है कि ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने की जो है क्षमता है। हर चीज में हम देखते हैं कितने एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट? तो यही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। यानी और एंटीऑक्सीडेंट्स में हम क्या खा रहे हैं? ग्रीन टी। सो लाइफ इजी हो जाती है इन लोगों के साथ। एंटीऑक्सीडेंट है, और ग्रीन टी आप जब पीते हैं तो आपने ग्रीन टी पिलाई, सो एक ग्लास केंजन वाटर अगर हम ये ले लें, वो 20 कप ऑर्गेनिक टी के एंटीऑक्सीडेंट्स के बराबर है, ग्रीन टी के बराबर। और एक ग्लास केंजन वाटर अगर आप 5 केजी ब्रोकोली खाते हैं उसके एंटीऑक्सीडेंट्स के बराबर है, या ब्लूबेरीज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है उसके बराबर एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो मुझे पता है दिन में तो आप 8 से 10 ग्लास पानी पीने वाले हैं, तो कितना एंटीऑक्सीडेंट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी इज एल्कलिनिटी। तो ये पीएच इंडिकेटर है, हम बचपन में हम जो है स्ट्रिप से टेस्ट किया करते थे। Blue and red. Yes, blue and red. अल्कलाइन और ऐसा। Yes. लिटमस पेपर क्या? लिटमस पेपर हुआ करता था, आजकल ये पीएच टेस्ट इंडिकेटर है, जापानीज ये है। और इसको मैं डाल देता हूं। तो ये हमारा किनले वाटर था, पीला, कितना है पीएच? तो ये पीएच जो है एसिडिक है, यानी कि 6 से 7 के बीच में इसका पानी जो है पीएच है, यानी कि इट्स एसिडिक। और हम घर में क्या पी रहे हैं? आरओ वाटर, इसके एसिडिक है। एसिडिक. अब ये हिमालय, ये थोड़ा सा ब्लू है, यानी कि
Alkaline. अल्कलाइन है 7 से 8 के बीच में है, और इसको अगर कंटेंट में देखें तो उसका पीएच है ना, पीछे दे भी रखा हुआ है, और उसमें लिखा भी हुआ है पीएच 7.1 से लेके 7.7, तो इट्स एल्कलाइन। और ये है कोल्ड ड्रिंक, इसको भी देख लेते हैं। हाईली एसिडिक ऑरेंज के उसमें चली जाएगी। ओके, सो ये तो टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 से 3। और ये हमारा केंजन वाटर। ओके, सो दिस इज 9.5 pH, It's alkaline. इट्स एल्कलाइन और टोटल एल्कलाइन। और जो सिर्फ गंगा जल और Right. मुजफ्फरपुर वाले पानी में राइट alkaline By the way, वही सेम एल्कलिनिटी है, 9 नाइटू गाय का गोमूत्र करेक्ट एल्कलाइन, Alkaline. एल्कलाइन। दूध विदेशी गाय का गोमूत्र है वैसे एसिडिक है, हमारा दूध एल्कलाइन। जो गौमूत्र का अर्क हमारे यहाँ मिलता है, तो जिन गौशाला के यहाँ से आता है, उन्होंने एक्चुअली यूएस में पेटेंट फाइल किया हुआ इस Yeah. चीज के लिए। गौमूत्र के उस अर्क में एबिलिटी है, बिकॉज ऑफ विच Correct, अल्कलिनिटी कि कैंसर को रिवर्स कर Correct, देता है, correct. कीमोथेरेपी से ज्यादा वर्क Correct. करता है। वो बुक है हमारे पास। हमारे पास है ना बहुत सारी बुक है, जिसमें डॉक्टर हिरोमी शिन्या है, एंजाइम फैक्टर जिन्होंने लिखी है, हिरोमी शिन्या ने 14 बुक्स लिखी है। ये कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी के को क्रिएटर है, और जापान से ही फिर वही होता है, जैसे क्वालिटी जन्म हुई जापान में, यूएस वालों ने उनको हायर किया, इनको भी ऐसे ही हुआ। और ये प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट के डॉक्टर्स रह चुके हैं, उनके पैनल में थे। अभी करंटली अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज जो है उसके प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने इसमें लिखा हुआ, पीछे अंदर पढ़ने की बजाय पीछे मैं दिखता हूँ, ड्रिंकिंग केंजन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी, रिकमेंड। point. और ये बुक है खाने पीने के बारे में, बहुत सारी मिथ्स हैं, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन है। सो सेकंड बुक इज अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की बुक है, और किलिंग कैंसर नॉट पीपल। दिस इज बाइबल फॉर लाइक डॉक्टर्स, कि कैंसर का कैसे आप फूड में और अपनी डाइट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को कैंसर होता है तो दे आर गोइंग यूएस एंड दे आर ड्रिंकिंग कैंजन वाटर। सेम डाइट, योगिक डाइट, नेचुरोपैथी जो हमारे देश की धरोहर है, वो बाहर जाके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। सेम डाइट जो बोल रहे हैं सर। इसके चैप्टर 6 गूगल पे अवेलेबल है, उसमें इसकी तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में बोला गया है, कि एल्कलिनिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स, और जो तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रोक्लस्टरिंग, वो इसको यूनिक बनाती है। अब क्या है, कुछ भी खाएंगे हम सुबह से लेके, आपने तो बहुत बोला डाइट के ऊपर, हम जो कार्ब खा रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक खाना है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज हो रही हैं, वो हमारी बॉडी को जो है एसिड बना रहा है, और एसिड बीमारियों का मेन कारण है, इवन कैंसर। तो इसमें क्या है, आप कुछ भी खाइए, और मैं कैंजन वाटर पी लेता हूं, तो मैं मान लो पीता हूं तो इट विल टर्न एल्कलाइन। इसे भी So whatever you eat, your body will turn alkaline after you drink. बट कोल्ड ड्रिंक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर कोल्ड ड्रिंक अगर आप पियेंगे तो सब एसिडिक हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक इज सो हार्मफुल कि एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक को अगर मुझे खत्म करना है उसका इफेक्ट, तो 22 ग्लास कैंजन वाटर पीने पड़ेंगे। तो नॉर्मल वाटर का क्या हाल होता होगा? इट्स सो हार्मफुल। थर्ड प्रॉपर्टी इज, तो इसे बैन क्यों नहीं कर देता है सब? अगर दांत टूट जाए इंडस्ट्रियल कैसे चलेगी इकोनॉमी? करोड़ों रुपए की वो ग्रांट और जिसने फंडिंग बंद और करना चाहा बेटा, उनको मार दिया गया। बहुत सारे disputes हैं। एक लड़की है इंडियन ओरिजिन की, यूएस में, वाणी हरी नाम। उसने अभी एक किताब पब्लिश किया है, अभी रिलीज हुई, मुश्किल से हफ्ता भर पहले, फीडिंग यू लाइज। She has done an expose on all these chemical additives and harmful substances that they add as food supplements in the processed food industry in the United States. तो नंबर 500 300 फलाना ढिमाका, हाँ? सारे नंबर्स के साथ में क्या चीज? फूड सप्लीमेंट 501 हाँ, 507 वो सब वही, and the preservatives and Yeah. God knows क्या चीजें वो लोग डालते हैं, flavor enhancers और वो सब। सो थर्ड टेस्ट इज माइक्रोक्लस्टरिंग, और ये ऑर्गेनिक टी है। ये कौन सा ब्रांड है आई डोंट नो, हमने हयात से लिया था। गुडविन नाम की ऑर्गेनिक टी है कोई। हम जनरली तो ऑर्गेनिक टी यूज करते हैं, इनकी क्या ऑर्गेनिक इंडिया। भाई इसकी खासियत है, ये एक जो है कहूँगा कठोर इसका कवच है, मतलब ये ऑर्गेनिक टी मुश्किल से बनती है, तो हमने इसको पिक किया। देखिए क्या करते हैं, ये है, और मैं आपको लगता है ऑर्गेनिक टी बनेगी ठंडे पानी से? बन जाएगी, बन जाती है। अच्छा थोड़ी देर में रखिए, चलिए ठीक है। रखेंगे तो बन जाएगी। सो मैं कोशिश करता हूँ इस वाटर को जब यूज करते हैं लोग,
So मैं इसको Kanjan is the name of the company, नहीं right? पानी में बनेगा। एक्चुअल में दो चीजें इस पे जो ये है इस पे लेकिन आपको भी खुला वीडियोस वो जो बैग्स की कोटिंग होती है वो हमारे बच्चों में करेक्ट। सो इसमें क्लोरीनेटेड होता है एक तो, और ट्रीटमेंट होता है Bleached होता है एक Bleached तो होगा। हमने ऑर्गेनिक दिस टी पर्टिकुलर मशीन इज प्रॉब्ली कैंजन वाटर डाला और ये तैयार है। सो टी तैयार है हमारी, ठंडे वाटर में ही हमारी टी। हमने जैसे कैंजन वाटर डाला तो जनरली क्या होता है, जो पानी होता है ना वो गुच्छों में होता है, इट्स इन हाँ। फॉर्म ऑफ क्लस्टर, जनरली 15 to 20 मॉलिक्यूल्स। और जितने पानी का टीडीएस कम होगा, इट्स लाइक अ डेड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ही है वो, नो मिनरल्स, तो वो 44-50 मॉलिक्यूल्स तक रहता है। अब ये पानी क्या है, वाटर का काम जो है वो कर रहा है, यानी कि सेल्स टिश्यूज तक पानी पहुंचाना, यानी कि ऑर्गन्स को नाउरिश करना, किडनीज को डिटॉक्स करना। तो ये जो पानी है तुरंत जैसे ऑर्गेनिक टी बन गई, इसी तरीके से हमारी पानी में हाइड्रेशन जो होता है वो नहीं होता है एक्चुअली। और दो मेन ऑर्गन्स है, किडनी जो कि फ्लश आउट करती है टॉक्सिन्स, और दिमाग जो ब्रेन जिसको हाइड्रेशन चाहिए होता नहीं है। और आप अगर गूगल भी सर्च कर लें, जनरली डॉक्टर्स को मानते नहीं मगर माइग्रेन जनरली उसका ये कारण है कि हाइड्रेशन ना होना। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कैंजन वाटर पिया, माइग्रेन था 3 साल 5 साल 7 साल, और 1 हफ्ते में जो है उनका माइग्रेन खत्म हो गया। उन्होंने आज तक कोशिश भी नहीं की डॉक्टर से मिलने की, चेक करने की हुआ क्या। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? ये आपको जो मशीन मिलेगा वो बेंगलोर से मंगाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, जो मशीन में जानी पड़ेगी। मशीन मंगानी यहाँ कहीं ये है मशीन। मशीन अवेलेबल है। पानी आप ट्राई कर सकते ये हैं। क्या कॉस्ट है? मैं बताता हूँ सर, बस डिपेंड्स कैसे। ये क्या है? अच्छा, तेल। मस्टर्ड अब इसमें पानी में वेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं है। इसमें 5 तरह के पानी निकलते हैं और उस पानी के अलग अलग प्रयोग है। जैसे पहला तो मैंने बताया कैंजन, इसमें 3 pH है, 8.5, 9 और 9.5। जब आप शुरू करते हैं तो 8.5 शुरू करते हैं, 1 हफ्ते बाद 9 पे जाते हैं और 2 हफ्ते बाद 9.5 पे जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस अटेन करे। दूसरा पानी है 11.5 pH। अब ये क्या करता है, ये सरसों का तेल था, मस्टर्ड ऑयल। ओके, कोई भी तेल ले सकते हैं। इसमें अगर पानी डाल देंगे तो पानी और तेल मिलेंगे नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, 11.5 pH का पानी यूज करता हूँ और इसको इसमें डाल देता हूँ। ये क्या है? 11.5 pH। नहीं इसमें तेल था। इसमें भी तेल था, सेम तेल को यूज किया है। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, देसी घी, सेसमी ऑयल। तो इसने क्या कर दिया, इसको इमल्सिफाई कर दिया। दिस इज व्हाट हैपनिंग बिकॉज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स लोग यूज कर रहे हैं। दिस प्रोसेस नथिंग बट इमल्सिफिकेशन। तो 11.5 pH इसलिए यूज करते हैं। पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड है, वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पानी और हवा से वो छड़ ना जाए, उतर ना जाए। तो सारे आप टमाटर डाल लीजिए, कोई भी सब्जी डाल लीजिए और उनको वॉश करेंगे तो भर भर के आपका पेस्टिसाइड निकलेगा। चावल में देख सकते हैं, आपका तो ऑर्गेनिक है, बट जरा सा भी चावल अगर है उसमें हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, आप देखेंगे भर भर के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वाटर इज ब्यूटी वाटर। अब ये क्या इस्तेमाल करते हैं, ये सैलून में यूज होता है, बड़ी बड़ी चेन्स में यूज होता है। और जनरली जो स्किन का pH है वो 5 से 5.5 pH का है, यानी कि इट्स एसिडिक। और अंदर का ब्लड एल्कलाइन। सो स्किन के लिए ये बॉर्डर है, जैसे आप शैम्पू कर सकते हैं, पानी को स्नान करने के लिए यूज कर सकते हैं। इवन दाग धब्बे हैं किसी के स्किन पे, और बहुत सारे लोग इसे चकते जो होते हैं, स्किन मार्क्स, उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मेल लोग या तो डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मॉइस्चराइज करता है हमको। आप इसे यूज कर सकते हो, देखिए इसमें नमी है क्या। तो स्किन की एक लेयर जो होती है ये रिटेन रखता है, मॉइस्चराइज करता है उसको। द फोर्थ वाटर इज 2.5 pH, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस है। 20 साल मेडिकल इंडस्ट्री पे राज किया है इसने, ऑफकोर्स अभी भी कर रही है। तो डॉक्टर्स 2.5, हाँ स्प्रे क्रीम 2.5 pH का जो पानी है वो स्टरलाइज करते थे इक्विपमेंट्स को, पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर में आप क्या कर सकते हैं, आप सैनिटाइजर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को वो पानी दे दें, सेफ है। पोछा लगाने में इस्तेमाल कीजिए, डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। तो 11.5 आपका पेस्टिसाइड हटाएगा। ब्यूटी वाटर आपके शैम्पू, एंटी डेंड्रफ्स, उनका खर्चा कम करेगा, स्किन ट्रीटमेंट्स का खर्चा कम करेगा, टोनर का खर्चा कम करेगा। और 2.5 आपके फिनाइल और ये सब जो खर्चे हैं कॉलिन वो कम करेगा। ये आप अपने किचन की जो चिमनियाज हैं, स्लैब्स हैं, जहाँ ऑयल जमा हो जाता है, डीग्रीजर भी है, तो आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यूज करने में शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाटर से ही साफ हो वाटर जाएगा। से इस्तेमाल करेंगे तो डेंड्रफ हटेगा
वाटर से आप शैम्पू कर सकते हैं ऑफ कोर्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू का खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा इसी कंटेंट से शैम्पू हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको सोप शैम्पू यूज करना पड़ेगा, आपसे एक सवाल, वॉश इससे करना पड़ेगा। I'm kind of distracting you from your topic of discussion. लेकिन एक वाटर इम्प्लोडर के बारे में सदगुरु ने भी बात किया था, जिससे कि वो इम्प्लोडिंग डिवाइस लगाकर they can improve productivity. या लास्ट टाइम मैं गया था इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए, शायद 2.5 साल पहले की बात है। अच्छा। और वाटर इम्प्लोडिंग डिवाइस आ चुकी है अभी तो। अच्छा। और जनरली वो जैपनीज is it also aligned with the same technology? Yes. Because you were talking about water being in clusters, तो वो इम्प्लोडर यही करता है। करेक्ट, वो पानी सेव भी करता है जी। और जिस खेती को जैसे आप देखें तो अलग अलग प्रोडक्ट, कोई एसिडिक है कोई बेसिक है, उसको खाद जो चाहिए होती है मैन्योर, उसकी नेचर अलग है, इवन फूलों की नेचर अलग अलग है। तो जिसके लिए जो पानी आप यूज करेंगे, ये वाटर यूज होता है उसके लिए 9.5 pH हो रहा है। आप अगर गूगल को सर्च करेंगे तो वहां भी लोग, जापानीज नंबर 1 है फूड प्रोडक्शन में, और डिफरेंट क्लासिक फ्रूट्स है उनके पास। वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्रूट्स है, स्पेशली मैंगो, स्ट्रॉबेरी और मेलन्स। तो वो खेती यहाँ पे भी ला रहे हैं, और सतगुरु जी ने जो इक्विपमेंट है वो काफी इंस्टॉल किए, इम्प्लोडिंग, सेम इम्प्लोडिंग। तो इज हाई कॉस्ट मशीन, उसके लिए इक्विपमेंट भी बड़े बड़े हैं। हाँ, जैसे नहीं, मैंने एक देखा था Amazon पे भी मिल रहा है घर में इंस्टॉल करने के लिए $750। राइट, so that's about 35,000। वो मैंने नहीं देखा, मगर मैंने वहाँ वो डिवाइस जो सतगुरु जी बात करते हैं उनके बारे में जानकारी है। एनीथिंग अनुभव? नेक्स्ट, सो 2.5 केंजन वाटर। लास्ट इज न्यूट्रल वाटर। सो न्यूट्रल वाटर, जो लोग दवाइयों का सेवन करते हैं और बच्चों की बॉडी अल्कलाइन है, तो 5 साल के बच्चों का जो फूड बनेगा, बेबी फूड बनेगा, वो जो है वही पानी यूज करेंगे, न्यूट्रल वाटर। तो हॉस्पिटल्स में लगी थी, तो वही न्यूट्रल वाटर का ऑप्शन भी आज भी इसमें दे रखा है। फिर ये जो 2.5 का पानी है वो सिरोसिस और एक्जिमा के पेशेंट्स यूज कर रहे हैं। लखनऊ में करीबन ऐसे 17 क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो 7 साल, 8 साल या 17 साल से एक्जिमा और सोरियासिस का इलाज करा रहे थे, और मेरे पास हिप्नोथेरेपी कराने आए थे। सो मैंने एक प्लेसिबो की तरह इस्तेमाल किया उनको, और प्लेसिबो के लिए ये वाला पानी दे दिया 2.5 वाला, और ब्यूटी वाटर। और उनका 1 महीने में जो चकता था, जो सिरोसिस में स्पेशली एक अलग पोर्शन होता है पैच, तो पैर में था, वो रिड्यूस होना शुरू हो गया, और 6 महीने में वो इतना रिड्यूस हो गया है कि बिल्कुल एक बस स्पॉट बचा हुआ है। दिल्ली में जब हम डेमो कर रहे थे रेडिसन में, तो एक जिम, बहुत ही पॉश जिम का जो है ओनर है, वो आया हुआ था, और उसको जो संतोष जी हैं जो इस मशीन को लेके आए थे, वो 1 महीने से 2.5 सप्लाई करवा रहे थे। और व्हेन ही केम फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, अल्टीमेटली उसने बोला, आई वांट 7 मशीन फॉर माय जिम। सो दिस इज द पावर। अब आप कॉस्ट पूछ रहे थे, तो इसका प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल है। जो क्या मशीन एक बार हाँ, मशीन दिखाइए। YouTube पे इसके ऊपर बहुत वीडियोस बहुत है। इंडिया में कौन-कौन इस्तेमाल कर रहा है? श्री रविशंकर का वीडियो देखा है। सो अब श्री, जैसे वंदिता जी बोल रही थी ना, मैं श्री रविशंकर का प्रोग्राम अटेंड किया था व्हाइल आई वाज इन HL। 2011-12 की बात है, बेंगलोर। सो जब लेवल्स आ चुके थे 1 2 3, आई वाज अटेंडिंग लेवल 1 and 2, वो काफी समय से। सो ये उनका वीडियो है। पीएच लेवल इसका बढ़ता है, तो जापान से वो आया, कांगन वाटर करके वो भी रखा है, कांगन पानी करके वो पीएच लेवल इसका बढ़ता है, तो जापान से वो आया एक मशीन, यहाँ पे वो भी लगाया हुआ है नेशनल में। वो मशीन का भी मशीन में यही करता है, वो पानी को अल्कलाइन बनाता है। अच्छा, दूसरी बात है, हमारा जो खाना खाते हैं ना, इसमें सब एसिडिक होता है। जितना एसिडिक खाना खाते हैं, ये बीमारियों के लिए हम रास्ता खोलते हैं। धीरे धीरे जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द, सब जगह का दर्द। तो इसके साथ अल्कलाइन जो कहते हैं वो साथ में जाना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर भी, पानी भी मगर वो पानी भोजन से 1 घंटे पहले, भोजन के 1 घंटे बाद पीते रहने से क्या होगा, हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, हमारा ब्लड वो अल्कलाइन होने लगता है। अल्कलाइन ब्लड होते ही शरीर की काफी बीमारियां दूर होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है।
सो उस पे चर्चा कर रहे थे जब बात हुई थी। मैंने अगर मुझे सुना भी हुआ नहीं पता है थी, वीडियो। उसके बाद भी मैं गया, बट आई नेवर सॉ दिस मशीन के ऐसा था। वो तो जब इन्होंने वीडियो दिखाया यूट्यूब पे था। सो कैंजन वाटर का यूज जनरली क्या है, अगर आप कैंजन को सर्च करेंगे तो सेलिब्रिटीज यूज कर रहे होंगे इसे, क्योंकि जनरली वही लोगों को दिखता है कि उसके डोनाल्ड ट्रंप है, आपके बिल गेट्स हैं, और बैरक ओबामा जो थे लास्ट प्रेसिडेंट, उन वो यूज कर रहे थे, टाइगर वुड्स हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, सारे जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज है वो यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स बिकम सो पॉपुलर इन यूएस बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट्स है, एजिंग रिड्यूस करता है वो, और also they have a big team of doctors Doctors, कि इनको अगर कोई प्रोडक्ट दिया जाता है तो वो अच्छे से सर्वे करके ठोक बजा के तब इनको हैंड ओवर किया जाता है। सो प्रोसेस करता क्या है इसमें ना, टाइटेनियम की प्लेट्स है, 99.99% टाइटेनियम प्लेट्स है, और पानी जो है उससे जो है कोलाइड करता है और फिर वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है, लाइक कैथोड एनोड, सिंपल फंडा है। तो कैथोड की प्लेट्स जो है टाइटेनियम कोटेड विद प्लैटिनम, डुअल कोटिंग, पानी उससे पास होता है तो H+ अलग, OH- अलग। सो अगर एक पाइप से आपका 9 का pH निकलेगा पानी, ये वाला, सो दूसरे से 14 का स्केल होता है, पूरा लॉगरिथमिक स्केल, 7 इज न्यूट्रल, तो 14 - 9 इज 5, तो दूसरे पानी ब्यूटी वाटर निकलेगा, वो आप अपने नहाने के लिए, स्किन को नॉलेज करने के लिए, कोई भी चीज नहीं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,57,000। आप प्राइस पूछ रहे थे ना, 3 प्लेट की मशीन 1,57,000, 57, 3 प्लेट्स है उसमें पहला, और उसकी वारंटी जो है 3 साल की वारंटी है और 15 साल की लाइफ है। इसमें AMC का कुछ चक्कर नहीं है, टू क्लीन इट सेल्फ, वो सेल्फ क्लीन करती है अपने आप। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ, वो जो मेरे घर में लगी हुई है, वो पहली मशीन है 2,77,000 की, उसमें 7 प्लेट्स हैं। सो 7 प्लेट्स के चक्कर में आप देखिए खेल क्या होता है कि जो ORP हम मेजर कर रहे थे उससे वो -600 तक मिलता है। सो मुझे जो सुबह फ्रेश पानी पीना होता है, वो फ्रेश में मशीन से निकाल के पीता हूँ -600 ORP का। तो वो ना चाय चाहिए ना वो चाहिए, वो पानी जो है फ्रेश निकलता है, तो इट गिव्स मी लाइक सूदिंग। और जो तीसरी मशीन है उसके ऊपर वो मैं जो मेरे पास दूसरी मशीन है वंदिता जी K8 मशीन है, वो बहुत छोटी मशीन है, हैंडी मशीन है, वो ट्रेवलर्स लेके चलते हैं ज्यादातर, जैसे हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो किसी किसी होटल में वो लग जाती है टैप वाटर से। उसमें 8 प्लेट्स हैं, सो थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई, अगेन 3,43,000। 22 लैंग्वेज में काम करती है, इंडियन फ्रीक्वेंसी अलग काम करती है, जो वोल्टेज है 220, US 110, यूरोपियन फ्रीक्वेंसी अलग है, तो आप किसी भी देश में जाए तो वो लग जाती है। हॉस्पिटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए बड़ी मशीन है, वो 3,93,000 है। फर्क क्या है उसमें, जो है प्लेट्स 8 है, वह फ्लोरेट्स बहुत ज्यादा है, 6 लीटर छोटी मशीन में निकला तो उसमें 36 लीटर का निकल रहा है फ्लोरेट, क्योंकि हॉस्पिटल्स में सफाई, पोंछा लगना है, स्टरलाइज करने इक्विपमेंट्स को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ड्री, सारा पानी जो है यूज हो जाता है। ऐसी रेस्टोरेंट्स में भी सेम यूज होता है। लखनऊ में अगर आप देखें तो जो जिन डॉक्टर्स ने लिए वो BP सिंह है, पल्मोनरी स्पेशलिस्ट है, इंदिरा नगर में, शेखर हॉस्पिटल में भी है। दूसरे हमारे शुभ लवी मल्होत्रा है, गोमती नगर में है, तो उन्होंने लिए पुष्पा जायसवाल जी, उन्होंने लिए। सो डॉक्टर्स इसको ना रिकमेंड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मेरा उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहता है कि जहां बातें करते हैं कंसेप्चुअल, तो वी आर वेरी बैकवर्ड्स इन दैट मेडिकल इंडस्ट्री। सो मैं बस ये नाम, कई लोग जैसे पूछते हैं कि डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं क्या? बीमार नहीं आएंगे तो हाँ, तो उनका खर्चा नहीं चलेगा, बट मोस्टली मेरे ग्रुप में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। ओके, लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे। प्लेट्स क्या होती है? प्लेट्स क्या? प्लेट्स में दिखाता हूं। ओके बस, थैंक यू। तो जैसे आप मैं आपसे मिलूंगा 15 साल के लिए सर। बिल्कुल मिलिए। आप कह रहे हैं 15 साल इसकी लाइफ है, तो क्या उसके बाद फिर यू विल हैव टू बाय अ न्यू? नो, बड़ी मशीन की 25 साल लाइफ है सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके भी। बाकी तो सर ये